अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नवीद अरशद है। आप सबको बीबीसी के एक नए कोर्स में खुशामदीद। मैं पिछले 5 साल से कॉर्पोरेट लेवल पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ट्रेनिंग्स करवा रहा हूँ। बीबीसी 2020 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये सिखाया जाता है कि अमेज़ॉन पर बिजनेस कैसे करना है, ईमेल मार्केटिंग कैसे की जाती है, इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर शॉप कैसे बनती है और मोबाइल एप्लीकेशन एंड्रॉयड या आईओएस कैसे डेवलप की जाती है। और इन तमाम स्किल्स को सीखकर आप पैसे कैसे कमा सकते हैं और इन स्किल्स को सीखकर हज़ारों लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं और अपनी स्किल्स को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सेल कर रहे हैं। ये कोर्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सनी अली और एक्सट्रीम कॉमर्स के विजन को मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। इस कोर्स में हम आपको ये बताएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्किल के थ्रू आप कैसे अपवर्क और फाइवर से पैसे कमा सकते हैं और अपनी इन स्किल्स को यूज़ करते हुए आप कैसे अपनी बाकी स्किल्स में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप अमेज़ॉन के ऊपर काम करते हैं तो आप डेली बेसिस पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करते होंगे। हम आपको ये बताएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को आप इफ़ेक्टिवली कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अमेज़ॉन की स्किल के साथ। मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट हंटिंग, कीवर्ड एनालिसिस, कंपटीशन एनालिसिस, पीपीसी कैंपेन्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, अकाउंट्स मैनेजमेंट, इन तमाम स्टेजेस में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हो रहा होता है। हम इस कोर्स में ये सीखेंगे कि इन तमाम मराहिल में हम एक्सेल को किस तरीके से इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने काम को आसान और प्रेजेंटेबल कैसे बना सकते हैं। तो मिलते हैं बीबीसी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कोर्स में। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, नवीद अरशद हियर। मैं आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंस्ट्रक्टर और इस कोर्स को बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से, देन इंटरमीडिएट और फिर उसके बाद एक्सपर्ट लेवल तक लेकर जाएंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़र इंटरफेस कैसा होता है। जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खोलते हैं तो वो आपको कुछ इस तरीके का नज़र आता है। आपको यहाँ पे डिफरेंट सेल नज़र आ रहे होते हैं और हर सेल का एक एड्रेस होता है। लाइक यहाँ पे आपके ऊपर अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं। कोई भी सेल होता है उसका एड्रेस इन दोनों के कम्बिनेशन से बनता है। जैसे यहाँ पे आपके ऊपर नज़र आ रहा है C3 लिखा हुआ, ये जो सेल अभी हाईलाइट हो रहा है इसका एड्रेस C3 है। तो बेसिकली जो आपके पास कॉलम और रॉज होती हैं इन दोनों से मिलके सेल का एड्रेस बन रहा होता है। ये जो आपका रीजन होता है ये बेसिकली आपकी वर्कशीट होती है और आपके पास एक्सेल में मल्टीपल वर्कशीट्स हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे मुझे वर्कशीट के नीचे टैब्स नज़र आ रही हैं, ये मल्टीपल वर्कशीट्स हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट टैब्स नज़र आ रही हैं। जैसे इंसर्ट की टैब है, होम की टैब है, पेज लेआउट की टैब है। अगर मैं किसी भी टैब को क्लिक करता हूं तो उस टैब के नीचे मुझे रिबन नज़र आ रहा है जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करने के लिए। अच्छा, इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पे नीचे देखता हूं तो नीचे मेरे पास जो है वो जूम इन और जूम आउट का एक बार मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा, अब अगर हम इसमें बात कर लें कि हमारे पास फाइल के अंदर जाते हैं तो कौन कौन से ऑप्शंस हैं, तो हमारे पास न्यू फाइल ओपन करने का ऑप्शन होता है। अगर हमने बिल्कुल कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, नई फाइल ओपन करनी है तो आप यहाँ से फाइल ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास रिसेंट हिस्ट्री आ रही है, अप टू 50 फाइल्स आप यहाँ पे जो आपने लास्ट ओपन की हैं वो भी आप ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं या अपनी फ़ाइल को आप किसी दूसरे फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, सेव एज़ के फॉर्मेट से। उसके बाद नीचे हमारे पास प्रिंट का ऑप्शन है, शेयर का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट है, पब्लिश है या फिर इस फाइल को क्लोज करने का ऑप्शन आ रहा है। इसके अलावा आप नीचे जाएंगे तो एक आपके पास अकाउंट का ऑप्शन है और सबसे लास्ट में आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है ये एक्सेल के ऑप्शंस हैं। यहाँ पे हमें डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं, लाइक कुछ फार्मूला से रिलेटेड ऑप्शंस हैं, कुछ प्रूफिंग के ऑप्शंस हैं, कुछ फाइल को सेव करने के ऑप्शंस हैं। इसमें जो सबसे काम का ऑप्शन है आपके पास वो ये ऑप्शन है ऑटो सेव फाइल का। इसको जितना आप कम रखेंगे उतना फाइल आपकी ऑटो सेव उस टाइम के बाद हो रही होगी। ये 1 मिनट से लेके 120 मिनट तक आप रख सकते हैं। इसके बाद आपके पास लैंग्वेज है, एडवांस है।
अच्छा, अभी हम देखेंगे रिबन को अगर हमें कस्टमाइज़ करना हो तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। ये यहाँ पे आपको ऊपर रिबन नज़र आ रहा है, होम के टैब के नीचे, इंसर्ट के नीचे, पेज लेआउट के नीचे, यहाँ से आप हर रिबन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास क्विक एक्सेस टूल बार का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, जहाँ पे ऊपर आपके पास क्विक बटन्स आ रहे हैं। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के बटन ऐड कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। मैं आपको एक बटन यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ। लेट्स से ये एक कॉपी का बटन है, ये मैंने ऐड कर दिया। हम इसको ओके कर देते हैं। ये देखिए बटन यहाँ पर ऊपर आ गया। ये तो एक लिटिल बिट इंट्रोडक्शन था एक्सेल का। अब हम ये देखते हैं कि एक्सेल के अंदर जो स्प्रेडशीट्स होती हैं वो किस किस टाइप की होती हैं या उस पर किस तरह का डेटा मौजूद होता है। कैलकुलेशन स्क्रैच पैड्स हो सकते हैं वो, आप लिस्ट की फॉर्म में डेटा सेव कर सकते हैं, टेबल्स बना सकते हैं, डेटाबेस हो सकता है, पिवट टेबल्स हो सकते हैं, कंसोलिडेशन या एग्रीगेशंस का डेटा आपके पास यहाँ पे हो सकता है, रिपोर्टिंग पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंटेशंस आप इसके ऊपर बना सकते हैं, आप डिफरेंट एनालिसिस कर सकते हैं, डैशबोर्ड बना सकते हैं। तो ये तो एक लिटिल बिट इंट्रोडक्शन था एक्सेल के बारे में। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, नवीद अरशद हेयर, आपका एक्सेल इंस्ट्रक्टर। आज के लेसन में हम कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये एक शीट नज़र आ रही होगी। यहाँ पर मेरे पास एक सैम्पल बैलेंस शीट बनी हुई है और यहाँ पे मेरे पास कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं जिनको एक एक करके हम कवर करते चले जाएंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास कंट्रोल प्लस ए, अगर हम ए अल्फ़ाबेट वाली की कंट्रोल के साथ प्रेस करते हैं तो वो क्या एक्शन परफॉर्म करती है। ये मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया, इसने कंप्लीट शीट को सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब अगर यही कंट्रोल ए में प्रेस करता हूँ किसी डेटा वाले सेल के ऊपर जाकर, किसी डेटा वाले सेल को एक्टिव करके, तो इसने सिर्फ उस डेटा को डिटेक्ट करते हुए उस टेबल को सेलेक्ट कर लिया है। तो इसने एक स्पेसिफिक रीजन सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए, ये मैं नीचे वाले डेटा के ऊपर जाके कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ तो इसने ये डिटेक्ट कर लिया इस नीचे वाले रीजन को, इस नीचे वाले टेबल को। अच्छा, अब अगर हम कंट्रोल के साथ होम का बटन प्रेस करेंगे तो क्या एक्शन परफॉर्म होगा। ये A1 सेल के ऊपर चला गया, जो बेसिकली सेल है वो A1 सेलेक्ट हो गया, होम के ऊपर आ गया, होम सेल के ऊपर आ गया। और यही अगर मैं कंट्रोल एंड के बटन के साथ प्रेस करूंगा तो ये बिल्कुल नीचे चला जाएगा। वापस कंट्रोल होम करके ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, अगर हम कंट्रोल के फंक्शन के साथ एरो, अप एरो प्रेस करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा बिल्कुल। आपका सेल जो टॉप कॉलम वाला सेल है वो सेलेक्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर कंट्रोल और डाउन एरो को प्रेस करूंगा तो ये सबसे नीचे वाले सेल को सेलेक्ट कर लेगा। तो ये तो क्विक नेविगेशन थी कि किस तरीके से हम मूव अराउंड कर सकते हैं शीट के अंदर। अच्छा, अब शिफ्ट की को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं इसको देख लेते हैं। अच्छा, शिफ्ट की को प्रेस करते हुए मैं अगर माउस के कर्सर को प्रेस करूंगा, लाइक ये मैं हूँ G6 के ऊपर और मैंने शिफ्ट को प्रेस किया और अब मैं कर्सर को प्रेस कर रहा हूँ B6 के ऊपर, तो इसने G6 से लेके B6 तक की पूरी रो को सिलेक्ट कर लिया। तो ये तो शिफ्ट की का फंक्शन है विथ माउस। अच्छा, अब अगर मुझे डिफरेंट सेल सेलेक्ट करने हो तो फिर मैं कंट्रोल की को यूज़ करूँगा माउस के साथ। लाइक मुझे B6 सेलेक्ट करना है, अब मैंने कंट्रोल की को प्रेस कर लिया। अब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ D7, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ F8 और मैंने सेलेक्ट कर लिया H6। तो ये मैंने डिफरेंट सेल सेलेक्ट कर लिए विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल की एंड माउस। अच्छा,
अब अगर मुझे ऑटो सम यूज़ करना है, जिसको हमने पहले भी लास्ट वीडियो में सीखा है, तो ऑटो सम जनरली वर्टिकल डेटा के साथ या हॉरिजॉन्टल डेटा के साथ, न्यूमेरिक डेटा के साथ एंड पे जो सेल होता है वहाँ पे लगता है, और इसका शॉर्टकट है ऑल्टर इज इक्वल टू। मिसाल के तौर पे मैं अगर B9 सेल के ऊपर जाके ऑल्टर इज इक्वल टू प्रेस करता हूँ, तो ये ऑटो डिटेक्ट कर लेगा कि मुझे जो ऊपर वाले सेल हैं उसका सम नीचे दिखा देना है। अच्छा, अगर इसी कमांड को मैं प्रेस करता हूँ H6 पे, ऑल्टर इज इक्वल टू, ये मैंने प्रेस किया और मैंने इंटर कर दिया, तो इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि डेटा मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर है, न्यूमेरिक डेटा, और इसने सिर्फ B6 से लेके G6 तक का डेटा उठाया। इसको पता है कि B6 से पीछे वाला जो डेटा है वो न्यूमेरिक डेटा नहीं है, वो टेक्स्ट है। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं कि हमने मल्टीपल सेल्स के ऊपर ऑटो सम लगाना हो तो हम क्या करेंगे। हम इन सब सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे, ऑल्टर इज इक्वल टू प्रेस किया, तो इसने क्विक सब के ऊपर एक साथ ऑटो सम का फॉर्मूला लगा दिया। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम ऑटो सम का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये तो ऑटो सम का एक तरीका था। सेकंड मेथड ऑटो सम का ये है, हमारे पास ऑटो सम का शॉर्ट की बनी हुई है ऊपर, इसको मैंने प्रेस किया और इसने ऑटो सम लगा दिया। यहाँ पे आप की के ज़रिए भी लगा सकते हैं, ऑल्टर इज इक्वल टू के ज़रिए, और ये जो बटन ऊपर बना हुआ है रिबन के अंदर, आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। अच्छा जी, आपको लाइक नेक्स्ट है हमारा अंडू। तो अंडू का तो आपको पता ही होगा, ये हमारे पास ऊपर एक बटन बना हुआ है अंडू का, जो सेव की जो फ्लॉपी एक बनी हुई है, एक बटन बना हुआ है इसके बराबर में आ रहा है। इसको मैं प्रेस करूंगा तो मैंने जो भी लास्ट एक्शन परफॉर्म किया होगा वो अंडू हो जाएगा। ये रीडू का बटन है इसके बराबर में, और अगर मुझे शॉर्टकट चाहिए अंडू का तो मैं कंट्रोल Z प्रेस करूंगा तो अंडू का फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा। कट कॉपी पेस्ट का फंक्शन भी अगर हम देखते हैं क्विकली, तो लाइक जैसे मैंने एक सेल सेलेक्ट किया G6, कंट्रोल C प्रेस करूंगा, ये कॉपी हो गया है, इसको मैं किसी भी सेल में पेस्ट कर सकता हूँ कंट्रोल V। तो बेसिकली मेरा जो डेटा था वो प्रीवियस सेल में भी रहा और नए सेल में कॉपी हो गया। अच्छा, अब अगर मैं इसको कट पेस्ट करूंगा तो इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल X प्रेस किया तो ये कट हो गया। अब मैं नए सेल में इसको पेस्ट करूंगा कंट्रोल V प्रेस करके, तो ये डेटा प्रीवियस सेल से डिलीट होकर नए सेल के अंदर पेस्ट हो गया। अच्छा, एक और फंक्शन हम देख लेते हैं गो टू का। कंट्रोल G अगर मैं प्रेस करूंगा तो मेरे पास एक विंडो खुल जाएगी गो टू की। यहाँ पर मैं कोई भी सेल का अगर रेफरेंस देता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ B23, तो ये नेविगेट करके डायरेक्ट B23 सेल के ऊपर आ गया। लाइक मेरे पास बहुत बड़ी शीट्स हैं, बहुत ज़्यादा डेटा है, उसके अंदर मैंने नेविगेट करना चाह रहा हूँ किसी स्पेसिफिक सेल के ऊपर, तो ये गो टू का फंक्शन यूज़ होता है। इसके अलावा गो टू का फंक्शन एक और वजह से भी यूज़ होता है, अगर मैंने अपने डिफरेंट सेल्स को या डिफरेंट रीजन को कस्टम नेम दिया हुआ हो, तो मैं गो टू के ज़रिए पता कर सकता हूँ कि मैंने क्या क्या नाम दिए हुए हैं और किस तरीके से मैंने नेविगेट करके वहाँ जाना है। मिसाल के तौर पे मैं अगर कंट्रोल G प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक राहील नाम लिखा हुआ आ रहा है। दैट्स मीन कि राहील नाम किसी ना किसी लोकेशन को मैंने दिया हुआ है। मैं इस राहील को प्रेस करके ओके प्रेस करता हूँ तो ये एक दूसरी शीट के ऊपर आ गया। सेल है मेरे पास F455 और इसको नाम दिया हुआ है राहील। ये देखें लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नाम नज़र आ रहा होगा नेम बॉक्स में राहील। ये नाम कैसे देते हैं ये भी हम आगे सीखेंगे। वापस अपनी शीट के ऊपर चलते हैं। तो ये तो गोटू का फंक्शन था, और इसके साथ ही एक होम फंक्शन फाइंड एंड रिप्लेस का फंक्शन है कंट्रोल H से जो आता है। कंट्रोल H में प्रेस करूंगा मेरे पास ये एक विंडोज़ खुल जाएगी जहाँ पे मैं किसी भी टेक्स्ट को, नंबर को, डेटा को फाइंड कर सकता हूँ अपनी इस करंट वर्कशीट के अंदर, और मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ किसी और नंबर से। लाइक मुझे यहाँ पे फाइंड करना है 2005, मैंने इंटर किया और ये ऑटोमेटिकली मुझे उस सेल पे ले गया जहाँ पे ये डेटा मौजूद था। अच्छा, अब मुझे इसको रिप्लेस करना है 2020 से, ये मैंने रिप्लेस कर दिया।
अच्छा, और अगर मैं रिप्लेस ऑल कर दूंगा तो जिस सेल के अंदर 2005 मौजूद होगा मल्टीपल सेल्स के अंदर, तो उन सब सेल के अंदर एक साथ ये रिप्लेस हो जाएगा 2020 से। अच्छा, इसी तरीके से कुछ शॉर्टकट्स और हैं मौजूद। लाइक आप अगर जो है वो कंट्रोल के साथ ज़ीरो का बटन प्रेस करते हैं तो जो रॉ है वो हाइड हो जाती है, और कंट्रोल के साथ अगर आप 9 का बटन प्रेस करते हैं, जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो कॉलम है वो भी हाइड हो जाता है। ये देखें, ये F के बाद वाली रॉ हाइड हो गई है और 16 के बाद वाला कॉलम हाइड हो गया है। तो ये तो कुछ क्विक शॉर्टकट्स थे जो आपके साथ शेयर करने थे। नेक्स्ट फंक्शन हम देखते हैं गो टू कमांड का, जो हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हम किस तरीके से लाइक किसी सेल को नाम दे सकते हैं, या हमने अगर किसी रीजन को सेलेक्ट किया होता है तो उसका नाम क्विक कहाँ पर आ रहा होता है। जैसे मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया है तो L2 मेरे पास इस नेम बॉक्स के अंदर आ रहा है। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस L2 को एक डिफरेंट नाम दे दूँ, तो यहाँ पे मैं इसको नाम दे सकता हूँ क्विकली। लाइक मैंने इसको दे दिया नाम अली, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं नाम दे देता हूँ बिलाल। अच्छा, अब यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे न्यूमेरिक डेटा डाल देता हूँ। यहाँ पे भी मैंने एक डेटा डाल दिया। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे इसका सम चाहिए, और मैं ये चाहता हूँ कि सम के अंदर मैं सेल को उसके एड्रेस से कॉल ना करवाऊँ, बल्कि उस नाम से कॉल करवाऊँ जो नाम मैंने दिया है अभी। तो मैं अली प्लस बिलाल अगर लिखता हूं तो इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि मैं L2 और M2 की बात कर रहा हूं। ये मैंने इंटर किया और ये इसने इन दोनों का सम दे दिया। अच्छा, जिस तरीके से मैंने एक सेल को नाम दिया है, मल्टीपल सेल्स को भी नाम दिया जा सकता है। मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं P2 से लेके Q10 तक की जो सेल्स हैं उनको, और इनको मैं नाम दे देता हूं नवीद। तो इस पूरे रीजन का नाम नवीद आ गया। अब मिसाल के तौर पे इसमें मेरे पास डिफरेंट डेटा मौजूद हैं डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर। अब मैं चाहता हूं कि इन सब का सम एक साथ आ जाए, उस रीजन का सम जिसका नाम मैंने नवीद दिया हुआ है। ये देखें, नवीद मैंने लिखा और इसने ऑटोमेटिकली इस पूरे रीजन को सेलेक्ट कर लिया जिसका नाम मैंने नवीद दिया हुआ था। मैंने इंटर प्रेस किया और इस पूरे रीजन का टोटल आ गया यहाँ पे मेरे पास। तो ये वो तरीका है कि हम सेल को अपनी मर्जी के मुताबिक नाम देते हैं और हम उसको यूज करते हैं फॉर्मूलास के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम ये देखेंगे कि हमारे पास किसी भी सेल के अंदर जो डेटा होता है वो किस टाइप का होता है, और डिफरेंट टाइप के डेटास को उनके अपने फॉर्मेट में रखने का क्या फ़ायदा होता है। अच्छा, हमारे पास किसी भी सेल में डेटा चार टाइप का हो सकता है। या तो वो नंबर होगा, या फिर वो डेट होगी, या टाइम होगा, या टेक्स्ट होगा। अच्छा, जो नंबर, डेट और टाइम है वो हमेशा राइट अलाइन होगा, और टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन होगा। यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल मौजूद हैं डेटा की। तो मैं अगर ये देखूं तो ये मेरे पास टेक्स्ट है। जो मेरे पास C17 सेल है इसमें भी टेक्स्ट है मौजूद, लेकिन जो C18 है ये नंबर्स हैं। और उसके बाद नीचे मेरे पास ये जो तीन सेल हैं, इन तीनों सेल्स के अंदर डेट है मौजूद। अच्छा, मैं अगर इससे नीचे आता हूँ, जो मेरे पास C24 है तो इसमें डेट और टाइम दोनों आ रहे हैं। अच्छा, एक मैं जो हूँ आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। टाइम की। अच्छा, टाइम की एग्जांपल से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताता चलूँ कि अगर आपने कोई फॉर्मेट चेंज करना हो तो आप फॉर्मेट क्विक चेंज कर सकते हैं इस बार से। ये आपको होम की रिबन के अंदर नज़र आ रहा है कि आपने अपने सेल के फॉर्मेट को लाइक जनरल रखना है, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं देना, नंबर्स में रखना है, करेंसी में रखना है, अकाउंटिंग में रखना है, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम,
परसेंटेज में रखना है, फ्रिक्शन में रखना है, या और डिफरेंट फॉर्मेट्स है आपने इसके अंदर रखना है। तो यहाँ से आप स्पेसिफिकली अपना जो सेल का डेटा है उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक और तरीका होता है फॉर्मेट चेंज करने का। आप राइट क्लिक करें किसी भी सेल के ऊपर जाके, फॉर्मेट सेल के अंदर जाएं और यहाँ पे आपके पास कैटेगरीज आ गई हैं कि आपको लाइक जनरल फॉर्म में रखना है, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे तो जो ऑप्शंस हमारे पास ऊपर आ रहे थे उसके मुकाबले में यहाँ पे हमारे पास बहुत डिटेल्ड ऑप्शंस आ रहे हैं विथ एग्जांपल्स कि हमने किस तरीके से डेट रखनी है या डेट दिखानी है। अच्छा, क्योंकि ये टेक्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पे मैं फॉर्मेट चेंज नहीं कर सकता, तो मैं आपको लेट्स से कि जी इस सेल को चेंज करके दिखाता हूँ कि हम इसको किस किस फॉर्मेट के अंदर रख सकते हैं। लाइक आप चाहते हैं कि आपके पास सिर्फ डेट और मंथ आए, तो आप इस तरीके से चेंज कर दें, डेट और मंथ आ गया। और आप ये चाहते हैं कि डेट, मंथ और ईयर आए, आप ये फॉर्मेट सेलेक्ट कर लें। तो इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट्स मौजूद हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन की पॉइंट ये है कि आपका डेटा जिस टाइप का हो उसका फॉर्मेट भी वही होना चाहिए। उसका बेनिफिट ये होता है कि जब आप कोई फार्मूला लगाते हैं तो वो उस डेटा को जो फॉर्मेट होता है डेटा का उसके अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करता है और आपका फार्मूला वर्क करता है। बाज़ कंडीशंस के अंदर अगर आपने फॉर्मेट सही सेलेक्ट नहीं किया होता तो आपका फार्मूला वर्क नहीं करता। लाइक आपके पास दो डिफरेंट डेट्स हैं, आप उन दोनों डेट्स का डिफरेंस निकाल रहे हैं कि आपके पास कितने नंबर ऑफ डेज हैं उन दोनों का डिफरेंस। और अगर आपके पास फॉर्मेट सही सेलेक्टेड नहीं होगा, लाइक वो डेट आपने खुद से तो टाइप की हुई है लेकिन एक्सेल उसको एज अ डेट जो है फॉर्मेट के अंदर नहीं ले रहा, या आपने फॉर्मेट सही सेलेक्ट नहीं किया हुआ, तो वो फॉर्मूला उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। दैट्स इट। बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, नवीद अरशद हियर, आपका एक्सेल इंस्ट्रक्टर। आज के सेशन में हमारा जो टॉपिक है, हम सीखेंगे ऑपरेटर्स के बारे में और ऑपरेंड्स के बारे में। अच्छा जी, ऑपरेटर्स क्या होते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अगर आप कोई भी फार्मूला लगाते हैं तो उस फार्मूला में नंबर्स या सेल के रेफरेंस के अलावा जितनी भी चीज़ें होती हैं बाकी वो ऑपरेटर्स कहलाते हैं, जो बेसिकली कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं उन नंबर्स के साथ या फिर उन सेल्स के डेटा के साथ जिसको आपने फार्मूला के अंदर कॉल करवाया होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और एक फार्मूला टाइप करता हूँ कि 5 सेल के अंदर इज इक्वल टू, ये मैंने ब्रैकेट ओपन किया, लेट्स से ब्रैकेट ओपन से पहले हम एक सिंपल फार्मूला ले लेते हैं, सम। ब्रैकेट मैंने ओपन किया, एक सेल मैंने कॉल करवाया M5 प्लस एक सेल मैंने कॉल करवाया M7, ठीक है, और ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अच्छा, इस पूरे फॉर्मूला के अंदर M6 और M7 के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑपरेटर्स कहलाएंगे, जो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करवा रहे होंगे उस डेटा के ऊपर जो M6 और M7 सेल में मौजूद है। ठीक है, मैंने इंटर किया तो बेसिकली जो एक्शन परफॉर्म हुआ वो एक्शन सम का एक्शन परफॉर्म हुआ, उसने इन दोनों सेल्स के डेटा को सम कर दिया। ठीक है, ये जस्ट एक एग्जांपल थी। अब हम आगे बढ़ते हैं ऑपरेटर्स को मज़ीद समझने के लिए। अच्छा, इस शीट के अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर तमाम चीज़ें मौजूद हैं और ये शीट आपको बीबीसी के प्लेटफॉर्म पे भी मिल जाएगी और जो जिस पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और डिटेल के अंदर चीज़ें देख भी सकते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं एक एक ऑपरेटर को डिस्कस करते हुए। प्लस का ऑपरेटर सिंपल, आपको पता है कि प्लस का एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है किसी भी दो नंबर्स के ऊपर या दो सेल के डेटा के ऊपर। अच्छा, इस शीट को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि इसमें यहाँ पे आपके पास ऑपरेटर गिवन है और इसके बराबर में जो सेल मेरे पास मौजूद है F6, इसमें उस ऑपरेटर का प्रैक्टिकल फार्मूला के थ्रू आपको एग्जांपल भी दी गई है। लाइक मैं अगर इस फार्मूला बार के ऊपर जाता हूँ तो ये सेल हाईलाइट हो जाते हैं जो यहाँ पर इस फार्मूला में यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से माइनस एक ऑपरेटर है जो माइनस का फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, डिटेल में हम इसमें नहीं जाते।
स्टेरिक जो कि मल्टीप्लाई का फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, एग्जाम्पल आपके पास गिवन है, M8 M12 इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा रहा है। इस तरीके से ये जो स्लैश है आपके पास ये डिवीजन का फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। परसेंटेज का सिंपल डायरेक्ट कोई भी परसेंटेज आपको निकाल के दे रहा होता है किसी नंबर की। इसकी एग्जांपल ये दी हुई है यहाँ पे आपके पास, लाइक 100 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 20 और उसके आगे परसेंट का सिंपल लगाता हूँ तो 100 का 20% मेरे पास निकल कर आ जाएगा सामने। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर मुझे 10 का जो है वो 10% चाहिए तो मैं इसी फॉर्मूला को अप्लाई करता हूँ। 10 का 10% 1 होता है, जो मेरे पास यहाँ पर आ गया है सेल में निकल के सामने। अच्छा, इस तरीके से जो ये एक सिंबल है ये जनरली जो 6 न्यूमेरिक की होती है उसके ऊपर ये आ रहा होता है और ये आपके पास यूज होता है स्क्वायर लगाने के लिए ना। लाइक मुझे जो है 10 का स्क्वायर क्यूब चाहिए तो मैं इस सिंबल को यूज करूंगा, इस ऑपरेटर को यूज करूंगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है मेरे पास इज इक्वल टू, जो कंपैरिजन के लिए यूज होता है। यहाँ पे एक सिचुएशन को कंपेयर करवाया गया है N13 और N14 सेल को। देख लेते हैं N13 सेल में क्या है और N14 सेल में क्या है। इन दोनों में नंबर्स हैं 13 और 14। तो यहाँ पे कंडीशन मैंने ये दी है कि 13 इज इक्वल टू 14, जिसको एक्सेल ने डिटेक्ट किया कि ये कंडीशन फॉल्स है। अच्छा, इसी तरीके से मेरे पास जो ग्रेटर देन और लेस देन का सिंपल कॉम्बिनेशन में अगर यूज़ होगा तो वो नॉट इक्वल टू की कंडीशन को कंपेयर करवाएगा। लाइक यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है। जो N13 और N14 सेल है इन दोनों को आपस में कंपेयर करवाया गया है कि ये दोनों नॉट इक्वल टू हैं। एक्सेल ने इस चीज़ को चेक किया और उसने बोला कि जी ये कंडीशन ट्रू है। अच्छा, इसी तरीके से मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सारे के सारे जो ऑपरेटर्स हैं वो कंपैरिजन पर्पस के लिए यूज हो रहे होते हैं। अच्छा, इस तरीके से मेरे पास जो डबल कॉलन का ऑपरेटर है ये मेरे पास रेंज के लिए यूज हो रहा होता है। मिसाल के तौर पे मुझे अगर सम करना है M6 से लेके M15 तक का, तो एक तो तरीका ये है कि जी मैं M6 लिखूं कॉमा M7 कॉमा M8 कॉमा और इस तरीके से मैं इस पूरी रेंज को लेकर चलूं। सेकंड तरीका मेरे पास ये है कि मैं M6 प्लस M7 प्लस M8 और इस तरीके से मैं पूरी की पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लूं। थर्ड मेथड मेरे पास ये है जो थोड़ा शॉर्टकट है कि M6 डबल कॉलन M15, मेरे पास ये पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट हो जाती है सिर्फ इन दो सेल्स को कॉल करवा के, फर्स्ट वन और लास्ट वन को। तो ये जो डबल कॉलन है ये हमारे पास इस पर्पस के लिए यूज होता है। अच्छा, जो कॉमा है इसका मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जी मेरे पास अगर जो है मुझे पूरी रेंज सेलेक्ट नहीं करवानी, कुछ स्पेसिफिक सेल्स को कॉल करवाना है फॉर्मूला के साथ, तो मैं कॉमा को यूज़ करूँगा। लेकिन अगर मेरे पास पूरी की पूरी जो है रॉ है कंटिन्यूस, उसके अंदर डेटा मौजूद है, तो उसके लिए फिर वो जो डबल कॉलन वाला ऊपर ऑपरेटर्स था वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, इस तरीके से स्पेस का फंक्शन कहाँ यूज़ होता है। स्पेस फॉर्मूला के अंदर बहुत रेयर है कि यूज़ हो। इसकी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि लेट से कि जी M6 से लेके M15 तक की एक रेंज है मेरे पास फॉर्मूला में, दूसरी रेंज मेरे पास M11 से लेके M15 तक की है। इसको अगर मैं स्पेस से सेपरेट करता हूँ और सम का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो ये सिर्फ उस डेटा के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेगा जो ओवरलैप हो रहा है। मैं यहाँ पे दोबारा दिखाता हूँ। मेरे पास रेंज ये सेलेक्ट हुई है M6 से M15 तक, सेकंड रेंज M11 से M15 तक। जो ओवरलैप हो रही है मेरे पास वो सॉरी ये फॉर्मूला के अंदर ही चला गया है। अच्छा, जो ओवरलैप हो रहा है मेरे पास रीजन, वो ये रीजन है। तो इस फॉर्मूला ने जो रिजल्ट दिया है वो सिर्फ इस रीजन को सम करके रिजल्ट किया है। ये बहुत रेयर है, बहुत कम यूज होता है। अच्छा, जो नेक्स्ट है मेरे पास जो ऑपरेटर वो है एंड का सिंबल। एंड का सिंबल दो टेक्स्ट को ज्वाइन करने के लिए यूज होता है किसी भी फॉर्मूला के अंदर। लाइक यहाँ पे देखें आपके पास एक फॉर्मूला बार के अंदर एक इक्वेशन गिवन है, उस इक्वेशन के अंदर कॉल करवाया हुआ है N6 को, उसके बाद एंड का फंक्शन यूज किया। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि अगर आपको किसी फॉर्मूला के अंदर टेक्स्ट को लिखना है
तो आपको ये जो डबल कॉलन का सिंबल आ रहा है ये यूज़ किया जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे इस फॉर्मूला के अंदर क्या किया है, n6 को कॉल करवाया और उसको ज्वाइन किया वर्ड प्लस के साथ, देन फिर एंड का फंक्शन उसको ज्वाइन कर रहा है n7 के साथ, फिर एंड का फंक्शन उसको ज्वाइन किया इक्वल के साथ, उसके बाद फिर एंड का फंक्शन और उसको ज्वाइन किया n8 के साथ। अच्छा, n6, n7 और n8 इसमें मेरे पास 3 टैग्स हैं, 1, 2 और 3। अच्छा, जब मैं इस फॉर्मूला को इंटर करता हूं तो मेरे पास क्या पूरी की पूरा सेंटेंस बनता है, 1 + 2 = 3। तो ये बेसिकली मैंने डिफरेंट टेक्स्ट को ज्वाइन करवाया है इस एंड के ऑपरेटर के साथ। अच्छा, इसी तरीके से मेरे पास जो एक और ऑपरेटर है ब्रैकेट का। ब्रैकेट हमने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा है कि जो चीज़ ब्रैकेट में होती है वो पहले सॉल्व होती है, जो चीज़ ब्रैकेट के बाहर होती है मैथ्स में वो बाद में सॉल्व होती है। लाइक अगर मैं ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ, आपके पास ऊपर एग्जाम्पल मौजूद है 2 + 3, पहले 2 + 3 सम होगा, देन उसके बाद वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स भी यूज़ होते हैं जो एरे के फंक्शंस में यूज़ होते हैं, और एरे के फंक्शंस को हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल के ऊपर आ जाता है। तो ये तो एक शॉर्ट ब्रीफ था ऑपरेटर्स के हवाले से कि कौन से ऑपरेटर्स कॉमनली यूज़ हो रहे होते हैं और किस ऑपरेटर्स का क्या फंक्शन होता है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसके अंदर हम इन ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए कुछ इक्वेशंस बनाएंगे सेल के अंदर मैनुअल फार्मूला के थ्रू। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये आपको एक इक्वेशन नज़र आ रही है, तो हम इस इक्वेशन को बनाने की कोशिश करते हैं इस सेल के अंदर। और यहाँ पे जो 3 के साथ x है, x की वैल्यू मेरे पास बेसिकली b3 जो है वो x है मेरे पास, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर बनाते हैं इक्वेशन को, इज इक्वल टू कोई भी फॉर्मूला हम स्टार्ट करते हैं तो वो हमेशा इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है, और अगर तो आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए तो आप प्लस से भी फॉर्मूला स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, इज इक्वल टू, ये मैंने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया, 3 मल्टीप्लाई x जो कि b3 है -8 ब्रैकेट क्लोज, और इसके ऊपर मुझे चाहिए पावर 2। पावर के लिए मुझे पता है 6 के ऊपर ये न्यूमेरिक की के ऊपर एक सिंबल होता है, मैं इसको प्रेस करूंगा, इसकी पावर 2, ठीक है। देन अगेन ब्रैकेट ओपन, x मेरे पास है b3 -2 ब्रैकेट क्लोज, देन डिवाइड, डिवाइड के बाद मैं एक ब्रैकेट और ओपन कर लेता हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाय b3, b3 की पावर 2 -5 ब्रैकेट क्लोज, इंटर। और जी ये फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सही लगा है और इसका आंसर 25.60 है, ठीक है। अच्छा, ये शीट आपके पास ईबीसी के प्लेटफॉर्म पे मौजूद होगी और इसमें आप प्रैक्टिस खुद भी कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट इक्वेशन अभी हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं जो बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू की फॉर्मूला है, और इसके डेटा हमारे पास यहाँ पे ऊपर गिवन है। इस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू कैश फ्लो मेरे पास है D21 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ओपन 1 - 1 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ओपन 1 प्लस डिस्काउंट रेट मेरे पास यहाँ पर है D19 ब्रैकेट क्लोज, और इसकी पावर है पीरियड्स, पीरियड्स है D20, देन अगेन ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट जो कि है मेरे पास D19। इसको हम इंटर करते हैं। देखें जी, ये इक्वेशन भी हमारी बिल्कुल सही लगी है और इसका आंसर नीचे यहाँ पे मेंशन है $3604.78, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने ऑपरेटर्स के बारे में सीखा और हमने कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को बनाने के बारे में सीखा। थैंक यू, मिलते हैं एक और वीडियो के अंदर। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, नवीद अरशद है, आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्रेनर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉपी पेस्ट के ऑप्शन को और पेस्ट स्पेशल के डिटेल ऑप्शंस का।
अच्छा, यहाँ पे मेरे पास कुछ सैम्पल डेटा मौजूद है। कॉपी पेस्ट का ऑप्शन क्या काम करता है? लेट्स से कि जी यहाँ से इस डेटा को मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी, कॉपी हो गया डेटा, और इस डेटा को किसी और जगह पे जाके मैंने पेस्ट कर दिया। अच्छा, ये तो सिंपल कॉपी पेस्ट है। बट अगर यहाँ पे जो नीचे ऑप्शन आ रहा है, मैं इस ऑप्शन को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट सिंबल्स बने हुए आ रहे हैं इस डेटा को पेस्ट करने के हवाले से, कि जी इस डेटा को और किस किस तरीके से पेस्ट किया जा सकता है। जो पहला ऑप्शन है, ये तो सिंपल पेस्ट का ऑप्शन है। जो सेकंड ऑप्शन है, इसमें सिर्फ फॉर्मूलाज पेस्ट होते हैं, डेटा आपका पेस्ट नहीं होगा। जो थर्ड ऑप्शन है, उसमें फॉर्मूला भी पेस्ट होगा, उसकी फॉर्मेटिंग भी पेस्ट होगी। इस तरीके से जो फोर्थ ऑप्शन है, उसमें जो सोर्स कॉल करवाई हुई है डेटा की, वो भी पेस्ट हो जाएगी। इस तरीके से जो फिफ्थ ऑप्शन है, आपके पास डेटा तो पेस्ट होगा बट उसके बॉर्डर पेस्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर जो मेरे पास कॉलम की विड्थ होगी, जिस जगह से मैंने कॉपी किया है डेटा को, वो सेम उस विड्थ के साथ पेस्ट होगा। देन उसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, वो है ट्रांसपोज का ऑप्शन। दैट्स मीन कि जो मेरे पास रॉ है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी और कॉलम रॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, इस तरीके से अगर मुझे पेस्ट वैल्यू की अगर मैं बात करूं, तो इसमें मेरे पास सिर्फ इसके वैल्यू पेस्ट होगी, मेरे पास फॉर्मूला पेस्ट नहीं होगा। देन फिर नेक्स्ट फॉर्मेट पेस्ट करने का ऑप्शन है, उसके बाद फिर सोर्स फॉर्मेटिंग पेस्ट करने का ऑप्शन है। इसी तरीके से मैं लिंक पेस्ट करवा सकता हूँ, मैं इसको एज अ पिक्चर पेस्ट करवा सकता हूँ, या लिंक्ड पिक्चर भी पेस्ट करवा सकता हूँ। तो एक एक करके इन सब ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन किस जगह पे कैसे हेल्पफुल रह सकता है। अच्छा जी, इसको हम कर देते हैं डिलीट, और यहाँ पर हमारे पास लगा हुआ है फॉर्मूला। ठीक है, लेट्स से कि जी मैंने इस डेटा को उठाया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। सिंपल पेस्ट करने में ये हुआ कि जी इसने फॉर्मूला को पेस्ट कर दिया है, और वो फॉर्मूला जिस तरीके से हमारे पास C2 के अंदर लगा हुआ था, और उसमें फॉर्मूला यूज़ हो रहा था, जो सेल कॉल हो रहा था फॉर्मूला के अंदर, वो C2 के लेफ्ट हैंड साइड वाला एडजेसेंट सेल कॉल हो रहा था, जो कि B2 था। अच्छा, अब जब ये कॉपी पेस्ट होके मेरे पास G2 सेल के अंदर आया, तो उसने उसके एडजेसेंट सेल को कॉल कर लिया उस फॉर्मूला के अंदर। ठीक है। अच्छा जी, हम कहते हैं नहीं जी, हमें इस तरीके से कॉपी पेस्ट नहीं करवाना, ये तो हमारे पास जो है वो डेटा ही नहीं आया, हमें डेटा कॉपी पेस्ट करवाना है। हमने कंट्रोल वी किया और हमने बोला कि जी हमें जो है वो सिर्फ डेटा चाहिए। तो ये मेरे पास यहाँ से कॉपी पेस्ट में डेटा आ गया। ठीक है। अच्छा, इस तरीके से एक और ऑप्शन था जो हमने आपको ट्रांसपोज़ का बताया था। मैं कहता हूँ कि जी मुझे जो है वो ट्रांसपोज़ करना है। अच्छा, एक ऑप्शन ये भी होता है कॉपी पेस्ट का, लाइक हमने पहले पेस्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ से नीचे से आपके पास ऑप्शंस आ गए पेस्ट स्पेशल के। आप अगर इस तरीके से नहीं चाहते, तो आप कॉपी करके किसी भी सेल पे जाके राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास पेस्ट स्पेशल के ऑप्शंस आ जाएंगे। और आप यहाँ से मज़ीद ऑप्शंस पे जाना चाह रहे हैं, तो आपने इस एरो के ऊपर गए और ये आपके पास पेस्ट स्पेशल के डिफरेंट ऑप्शंस आ गए, एक नई विंडो खुलकर आ गई कि जी आपको जो डेटा पेस्ट करना है वो किस फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जी ट्रांसपोज की। तो ये देखें, मेरे पास जो रॉ थे वो कॉलम से कन्वर्ट हो गए और कॉलम मेरे पास रॉ में कन्वर्ट हो गई। अच्छा, मैं एक दफ़ा दोबारा बताता हूँ कि इसको हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। लाइक एक्सेल में एक ही काम आप मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं। मुझे ट्रांसपोज कॉपी करना है, एक तो मेरे पास ये ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ से मैंने कर लिया। सेकंड मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैंने इसको पेस्ट किया और यहाँ से जाके मैंने इसको ट्रांसपोज कर दिया। थर्ड ऑप्शन मेरे पास ये है कि जी मैं पेस्ट स्पेशल का पूरा का पूरी विंडो मैंने ओपन करी और यहाँ से मैंने ट्रांसपोज कर लिया। तो ये तीन तरीके से एक ही काम मेरे पास हो रहा है। हाँ, अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन, लाइक यहाँ एक सिनेरियो मौजूद है। मेरे पास यहाँ पे कुछ डेटा मौजूद है, लेकिन वो डेटा बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं देखूँ तो वो मेरे पास टेक्स्ट फॉर्म में है, लेकिन अगर मैं इसकी नेचर देखूँ तो ये नंबर्स हैं।
और ये लेट्स से जी किसी तरीके से टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हुआ हुआ है, इसको डिटेक्ट नहीं कर रहा नंबर फॉर्म के अंदर। तो मुझे अगर इसको नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मेरे पास एक शॉर्टकट तरीका या एक ट्रिक ऐसी है जो मैं पेस्ट स्पेशल के फंक्शन से यूज़ करके करते हुए इसको नंबर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। लाइक एक सेल के अंदर मैंने 1 टाइप किया, इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करके इन सब सेल को सिलेक्ट करके मैं इसको जाता हूँ पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन में, और पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन में मैंने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया इस सेल की वैल्यू से जो कि 1 थी। मल्टीप्लाई करवाने से क्या हुआ कि जो इस सेल का फॉर्मेट था, जो नंबर फॉर्मेट था, वो इस फॉर्मेट यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, और मल्टीप्लाई होने के बाद इनकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मल्टीप्लाई 1 से हो रहा है। तो ये एक ट्रिक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मुझे जो है वो किसी डेटा को कन्वर्ट करना हो नेगेटिव वैल्यू के अंदर, तो जिस तरीके से ऊपर हमने जो है वो उसको नंबर में कन्वर्ट किया था, इस तरीके से हम इसको नेगेटिव वैल्यू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक मेरे पास एक सेल में लिखा हुआ है जी -1, -1 को सेलेक्ट करके मैंने उस डेटा के सेल्स को सेलेक्ट किया जिसको मुझे कन्वर्ट करना है नेगेटिव वैल्यू के अंदर। ये मैं पेस्ट स्पेशल में जाता हूँ, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ओके, ये सब नेगेटिव में आ गए। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मेरे पास कुछ सिनेरियो है कि जी मुझे इस पूरी लिस्ट में से मिसाल के तौर पे कि जी 5 को माइनस कर देना है, या मुझे जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, या मुझे कोई नंबर एक ऐड कर देना है उस पूरी लिस्ट के अंदर। तो एक तो ऑप्शन आपके पास ये होता है कि जी आप सबके ऊपर फार्मूला लगाएं और उसके बाद आप उसके अंदर वो चेंजेस लेकर आएँ। सेकंड, आप कॉपी पेस्ट के ज़रिए भी ये चीज़ कर सकते हैं। लाइक इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया जिसमें वैल्यू 5 थी, और उस डेटा के सेल्स को मैंने सेलेक्ट किया जिसमें मुझे इसको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। लेट्स से कि जी यहाँ से मैंने ऐड का ऑप्शन सेलेक्ट किया और ये ओके, और ये इन सब के अंदर वैल्यू ऐड हो गई 5। एक लाइक ये भी एक तरीका है कॉपी पेस्ट के फंक्शन को यूज़ करने का। अच्छा, यहाँ पे नीचे आपके साथ एक सिनेरियो और डिस्कस हम करते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ ऐसा काम आता है कि हमने 8 या 10 चार्ट्स बनाने होते हैं किसी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के ऊपर। अच्छा, आप जब चार्ट बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी उसका फॉर्मेट होता है वो चार्ट उस फॉर्मेट के अंदर आता है, ग्राफ उस फॉर्मेट के अंदर आता है, और देन उसके बाद आपको उस फॉर्मेट को अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आपको उसको चेंज करना पड़ता है, कस्टमाइज़ करना पड़ता है। लाइक आपने इसके अंदर कलर्स चेंज करने हैं, आपने फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है, आपने एक्सेस का जो है वो वैल्यूज़ वगैरह चेंज करनी है। वो काफ़ी टाइम लगाने के बाद ग्राफ जो है वो आपका जो डिज़ायर रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंगली हो जाता है। अच्छा, अब आपने मिसाल के तौर पे 8 या 10 ग्राफ बनाने हैं, तो आपके पास काम तो लंबा हो गया कि जी आपने हर ग्राफ को पहले बनाया, उसके बाद आपने उसको कस्टमाइज़ किया अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे एक ट्रिक ऐसी है कि आपको सिर्फ एक ग्राफ को अपडेट करना है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और बाकी तमाम ग्राफ आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करने हैं उस फॉर्मेट को सेलेक्ट करते हुए। तो किस तरीके से करने हैं वो यहाँ पे हम सीखते हैं। अच्छा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे लेट्स से कि जी मेरे पास एक चार्ट मौजूद है ऐसा जो मेरी डिज़ायर रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। राइट हैंड साइड पे मेरे पास एक जनरलाइज फॉर्मेट है जिसको मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ इस लेफ्ट हैंड साइड जैसे ग्राफ के फॉर्मेट के अंदर। तो इस लेफ्ट हैंड साइड वाले ग्राफ के फॉर्मेट को मैंने सेलेक्ट किया। मैं अगर इसके ऊपर लेट्स से कि जी डबल क्लिक करता हूँ, नहीं बल्कि मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और मैं इसको सेव कर लेता हूँ एज अ टेम्पलेट। ठीक है। अच्छा, अब ये जिस जगह भी सेव हो रहा है मैं इसको ऑप्शन दे देता हूँ और नाम दे देता हूँ वीबीसी चार्ट 1 का, और ये मेरे पास इसका फॉर्मेट सेव हो गया। अच्छा, अब जिस चार्ट को मैंने कन्वर्ट करना है उस चार्ट को मैंने सेलेक्ट किया, मैं चला गया चेंज चार्ट टाइप के ऑप्शन में, और यहाँ जाके मैं गया टेम्पलेट के फॉर्मेट में। यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स आ रहे हैं जिसमें से मेरे पास डेफिनेटली ये टेम्पलेट भी है जो मैंने सेव किया था वीबीसी चार्ट 1 के नाम से। इसको मैंने सेलेक्ट किया और ओके कर दिया, तो ये फ़ौरन से मेरे पास चार्ट चेंज हो गया उस फॉर्मेट के अंदर जिस फॉर्मेट पे मैंने मेहनत की थी, और बाकी तमाम चार्ट्स को मैंने उस फॉर्मेट में चेंज क्विकली कर दिया। तो दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं नेक्स्ट टिप या नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।
नवीद अरशद हेयर, आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्रेनर। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बड़ा यूज़फुल है। इसको हम कहते हैं फिल हैंडल। अच्छा, कुछ लिस्ट या सीरीज ऐसी होती हैं जो एक्सेल को डिटेक्ट कर लेता है, उसको एज अ लिस्ट या एज अ सीरीज ऑटो फिल कर देता है। तो इस ऑटो फिल के ऑप्शन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे बड़ी कॉमन चीज़ होती है, हमें जो है वो सीरियल नंबर चाहिए होता है। और सीरियल नंबर के लिए सिंपल, अगर आप 1 लिखें एक सेल के अंदर और जिस वक्त आप अपने कर्सर को उस सेलेक्टेड सेल के कोने पे लेके जाएंगे तो एक प्लस का ऑप्शन या प्लस का सिंबल बना हुआ नज़र आ जाएगा। जब ये प्लस का सिंबल बना हुआ नज़र आए तो जी आपने इसको प्रेस करना है माउस के राइट बटन से और आपने इसको नीचे ड्रैग कर देना है। ड्रैग करके जैसे आप इसको छोड़ेंगे तो बेसिकली इसने इस 1 को कॉपी कर दिया तमाम सेल के अंदर, बट यहाँ पे नीचे इसने एक ऑप्शन दे दिया है। इस ऑप्शन को जब आप खोलेंगे तो आप इसको कॉपी सेल के बजाय फिल सीरीज के ऊपर लेकर आ जाए। तो ये इसने ऑटोमेटिकली इस सीरीज को डिटेक्ट करके फिल कर दिया कि जी ये 1 के बाद 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये पूरी की पूरी नंबर की सीरीज एक चल पड़ी है। अच्छा जी, आप चाहते हैं कि ये मुझे यहाँ नीचे से जाके ऑटो फिल के ऑप्शन से जाके सेलेक्ट ना करना पड़े और ये डायरेक्ट जो है इसको ये लाइक डिटेक्ट कर ले कि जी ये नंबर्स को मुझे किस तरीके से फिल करना है। तो इसके लिए आप अगर थोड़ी सी सीरीज इसको बना के दे देंगे, एक्सेल को 1 2 आपने डाल दिया, अब ये खुद इसको डिटेक्ट कर लेगा कि जी ये सीरीज आगे किस तरीके से चल रही है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से कि जी आप चाहते हैं कि जी आप इवन नंबर की सीरीज़ बनाएं तो आपने इसको जस्ट एक क्लू दे देना है कि जी ये नंबर किस सीक्वेंस में चल रहे हैं। देन ऑटोमेटिकली एक्सेल इसको डिटेक्ट कर लेगा कि जी ये मेरे पास ऑड नंबर्स चल रहे हैं। इसी तरीके से आप अगर इसको सीक्वेंस दे देते हैं इवन नंबर्स की और आप उसके बाद ड्रैग ड्रॉप करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेगा कि जी ये मेरे पास इवन नंबर्स हैं जिसको मैंने सीरीज़ के अंदर फिल करना है। अच्छा, इस तरीके से आपके पास लाइक अगर आपने मंथ लिखा है और आप उसको आगे ड्रैग ड्रॉप करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक्सेल को ये पता है कि जी जनवरी के बाद फरवरी आता है, फिर मार्च और फिर अप्रैल एंड सो ऑन। तो इस तरीके से मंथ्स को भी ये ऑटो फिल कर देता है। इसी तरीके से जो आपके पास डेज हैं वो भी ऑटो फिल हो जाते हैं। और आपके पास अगर डेट है तो उस डेट को भी ये उस तरीके से लाइक चेंज कर देता है, सीरीज के अंदर फिल कर देता है। जैसे मेरे पास 5वां महीना 30 तारीख थी, 31 तारीख हो गई, देन छठा महीना आ गया 1 तारीख और सो ऑन, ये आगे की तरफ चल पड़ा। अच्छा, इस तरीके से अगर मेरे पास जो है वो सेल का नाम लिखा हुआ है A1 या इस तरीके से कॉम्बिनेशन में है अल्फा न्यूमेरिक के, तो उसको भी ये डिटेक्ट कर लेगा और सीरीज के अंदर फिल कर देगा। अच्छा, इसी तरीके से मैंने अगर Q1 का शॉर्टकट लिखा हुआ है QTR1 और इसको मैं आगे लेके चलता हूँ तो इसको भी ये डिटेक्ट कर लेता है कि जी Q1 Q2 Q3 Q4। और इस तरीके से अगर मैंने लिखा है Air1 तो इसको भी या इस तरीके से डिटेक्ट कर लेगा कि उसके बाद Air2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरीके से आगे चलेगा। अच्छा, अगर मैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मैं इनको आगे लेके चलता हूँ तो ये क्या करेगा, इन चार चार के जो कम्बिनेशन है उसी के हिसाब से आगे सीरीज बनाता चला जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया ड्रैग ड्रॉप के अंदर मैं सीरीज फिल कर रहा हूँ। बट अगर मुझे सीरीज फिल नहीं करनी और मुझे सिर्फ फॉर्मेट को आगे लेके जाना है, कॉपी करना है, तो ये भी आप इस ऑप्शन से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास प्लस का ऑप्शन आया और इसको मैंने ड्रैग ड्रॉप करके छोड़ा। देन मैंने यहाँ पे ऑटो फिल के ऑप्शन के अंदर गया और मैंने बोला कि जी मुझे जो है सिर्फ फॉर्मेटिंग को नीचे फिल करना है, डेटा को सीरीज के साथ आगे लेके नहीं जाना। तो आपने देखा कि जैसे पहले सेल में मेरे पास जो फॉर्मेट था वो नंबर फॉर्मेट था जिसमें मेरे पास कॉमा इस्तेमाल हो रहा था, और जो इससे नीचे सेल से इसमें नंबर फॉर्मेट नहीं था, कॉमा यूज नहीं हो रहा था। मैंने ड्रैग ड्रॉप किया और सिर्फ फॉर्मेट को मैंने नीचे फिल करवा दिया, नंबर्स मेरे चेंज नहीं हुए। तो ये तो ऑप्शन था ऑटो फिल का, जिसको हमने डिस्कस किया अभी डिटेल के अंदर। ठीक है, और ये इसके नीचे कुछ डिटेल्स भी मेंशन है, शीट आपको मिल जाएगी बीबीसी के प्लेटफॉर्म पे फॉर योर प्रैक्टिस। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है।
ये बेसिकली डॉलर का साइन है। डॉलर का साइन कहाँ यूज़ होता है और किस तरीके से हेल्पफुल होता है फॉर्मूलाज के अंदर, वो हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक लाइक सिनेरियो दिया हुआ है। मेरे पास एक जगह पे नंबर ऑफ ईयर्स चल रहे हैं, मेरे पास सेकंड कॉलम के अंदर कुछ सेल्स के नंबर आ रहे हैं, लाइक रेवेन्यू आप इसको कह सकते हैं किसी भी यूनिट के अंदर, अगर हम करेंसी के यूनिट के अंदर इसको कंसिडर करें तो। नेक्स्ट कॉलम के अंदर मेरे पास जो सेल है, यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करना है कमीशन। अच्छा, अब कमीशन की परसेंटेज मेरे पास ऊपर गिवन है, 3% कमीशन है। दैट्स मीन सिंपल, मुझे इस सेल्स का 3% निकालना है। तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लूंगा C10 मल्टीप्लाई बाय D7। 3% से मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो ये मेरे पास 1997 का कमीशन निकल कर आ गया इस सेल का 3%। अच्छा, अब ये फॉर्मूला मुझे यहाँ पे नीचे बाकी सेल्स के ऊपर भी अप्लाई करना है। तो एक तो तरीका ये है कि जी मैं जो हूँ हर सेल के ऊपर जाके अलग अलग फार्मूला अप्लाई करता जाऊँ, ठीक है, बड़ा काम लंबा हो जाएगा। इसका अगर शॉर्टकट अगर हम देखें तो क्या हो सकता है कि जी मेरे पास कॉपी पेस्ट हो जाए या ड्रैग ड्रॉप हो जाए या फॉर्मूला। लेट्स सी कि जी हम इसको ड्रैग ड्रॉप अगर करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है। यहाँ पे ये मैंने इसको ड्रैग ड्रॉप किया और मेरे पास कुछ अजीब से आंसर यहाँ पे आ गए। अच्छा, ये इतने अजीब से आंसर क्यों आए हैं इसको हम देखते हैं। अच्छा, इस फॉर्मूला को जब मैंने नीचे ड्रैग ड्रॉप किया तो मेरे पास जो रेफरेंस था सेल का, वो रिलेटिव रेफरेंस था। रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है, जिसको मैं ड्रैग ड्रॉप करता हूँ तो वो रिलेटिवली मूव हो रहा होता है नीचे, ठीक है। जैसे मेरे पास ऊपर वाले सेल में सेल्स सेलेक्ट थी C11 और कमीशन सेलेक्ट था D7। नीचे वाले सेल में जब मैंने इसको ड्रैग ड्रॉप किया तो मेरे पास सेल्स तो डेफिनेटली नीचे मूव हुई रिलेटिव रेफरेंस, लेकिन जो मेरे पास कमीशन था उसका एड्रेस भी चेंज हो गया, वो भी नीचे की तरफ मूव हो गया। अच्छा, अब मुझे करना क्या है, मुझे ड्रैग ड्रॉप ऐसा चाहिए कि मेरे पास सेल्स की वैल्यू तो मूव हो नीचे उस फॉर्मूला के साथ रिलेटिव रेफरेंस के तौर पे, बट जो कमीशन की परसेंटेज है वो फिक्स हो जाए। तो दैट्स मीन के रिलेटिव रेफरेंस मुझे चाहिए C12 पे, लेकिन जो D वाली सीरीज है उसमें मुझे एब्सोल्यूट रेफरेंस चाहिए। तो इस चीज को फिक्स करने के लिए मैं यूज करूंगा डॉलर का सिंबल। बड़ा सिंपल है डॉलर का सिंबल यूज करना। लाइक D7 के ऊपर मैं अगर अपना कर्सर लेके जाता हूं और मेरे पास एक शॉर्टकट है कंट्रोल F4 का, सॉरी कंट्रोल F4 मैं कह रहा हूँ, सिंपल F4। अच्छा, मैं अगर F4 प्रेस करता हूं तो ऑटोमेटिकली मेरे पास डॉलर का सिंबल लग गया D के साथ भी और 7 के साथ भी, ठीक है। अच्छा, ये दोनों के साथ क्यों लगा, किसी एक के साथ क्यों नहीं लगा, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। अभी हम फिलहाल इन दोनों के साथ डॉलर का सिंबल लगाते हैं और ये हमने इसको एंटर कर दिया। अच्छा, अब मैं जब ड्रैग ड्रॉप करता हूँ इस फॉर्मूला को तो होता ये है कि मेरे पास जो D7 है वो उसका रेफरेंस एब्सोल्यूट हो गया, फिक्स हो गया। और जो मेरे पास C12 है, या आप कह लें कि जो मेरे पास C का कॉलम है, जो C की रॉ है, वो मेरे पास जो है वो रिलेटिव रेफरेंस के तौर पे काम कर रहा है, वो मेरे पास मूव हो रहा है नीचे, ये देखिए। तो ये जो हमारा मसला था कि जी हमें हर सेल के अंदर अलग फार्मूला लगाना पड़ता, वो हमारा सॉल्व हो गया इस डॉलर के साइन की वजह से। इस साइन को यूज करते हुए हमने ड्रैग ड्रॉप किया और हमारा फार्मूला बाकी तमाम सेल्स के ऊपर भी बिल्कुल सही तरीके से अप्लाई हो गया। अच्छा जी, ये काम तो हमारा हो गया बड़ा आसान तरीके से। अब और अब हम ये देखते हैं कि जी ये डॉलर का सिंबल जो है वो D के साथ भी लगा हुआ है और 7 के साथ भी लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं अपने फॉर्मूला को ड्रैग ड्रॉप कर रहा हूँ तो मैं इस D के कॉलम के अंदर रह रहा हूँ, ठीक है। दैट्स मीन कि अगर मैं इस D के साथ ये डॉलर हटा देता हूँ और सिर्फ 7 के साथ लगा रहने देता हूँ तो बेसिकली मैंने इस 7 को फिक्स कर दिया और इस D के अंदर तो ऑलरेडी मैं मौजूद हूँ। मैं ड्रैग ड्रॉप करूँगा तो मेरा फार्मूला तो भी अप्लाई हो जाएगा और उसमें कोई एरर नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरीके से अपनी कंडीशन को देखते हुए कि जी मैं फार्मूला किस जगह पे अप्लाई कर रहा हूँ,
तो मैं डॉलर का सिंबल किसी एक या तो नंबर के साथ लगा लूँ सेल का जो एड्रेस है, या फिर मैं सिर्फ उस अल्फ़ाबेट के साथ लगा लूँ, देखते हुए सिचुएशन को कि सिचुएशन क्या है। अच्छा, इसका शॉर्टकट ये है लगाने का कि आप अगर F4 प्रेस करेंगे तो ये डॉलर का सिंबल दोनों के साथ लग जाएगा। मैं दोबारा F4 प्रेस करूँगा तो ये डी के साथ से डॉलर गायब हो गया और सिर्फ 7 के साथ डॉलर लगा हुआ है। मैं दोबारा प्रेस करूँगा तो डी के साथ आ गया, 7 के साथ से गायब हो गया, और मैं जब चौथी दफ़ा प्रेस करूँगा तो ये इन दोनों की तरफ से गायब हो जाएगा डॉलर का सिंबल। और इसको अगर आप मैनुअल लगाना चाहें टाइप करके तो आप मैनुअल भी इसको लगा सकते हैं। अच्छा जी, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है क्विक चार्ट हम कैसे बना सकते हैं, और क्विक चार्ट को आप डेटा को ऑडिट करने के लिए किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा मौजूद है। हमारे पास डेट चल रही है और डेट के साथ कुछ सेल्स के नंबर आ रहे हैं। अच्छा, अब अगर मुझे क्विक चार्ट बनाना है या मुझे इसको ऑडिट करना है तो उसके लिए एक शॉर्टकट है ऑल्टर प्लस F1। मैं इस डेटा के ऊपर किसी भी सेल को अगर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और मैं प्रेस करता हूँ ऑल्टर F1 तो मेरे पास क्विक चार्ट बन जाएगा। तो एक तो ये शॉर्टकट है क्विक चार्ट बनाने का। सेकंड चीज़ ये कि अगर मेरे पास इस डेटा के अंदर कोई आउटलायर है तो वो फ़ौरन मेरे पास क्विकली डिटेक्ट हो जाएगा और मैं इस डेटा को ऑडिट कर सकता हूँ। इसमें से कोई आउटलायर है तो मैं उसको पकड़ सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मेरे पास 5 फेब के आसपास वाली कोई डेट है जिसके अंदर मेरे पास एक एब नॉर्मल वैल्यू आ रही है। अब ये अगर डेली की सेल्स हैं तो आसपास ही होंगी, डेली की सेल्स बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगी, बट मेरे पास 5 फेब ऐसी डेट है जहाँ पे मेरे पास बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रही है। मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो चल रही हैं तकरीबन 12,000, 16,000, 11,000, और यहाँ पे मेरे पास एकदम से वैल्यू 75,000 हो गई। और इस ऑल्टर जो है F1 की शॉर्टकट को मैंने यूज़ किया और जिससे मैंने फाइंड आउट कर लिया आउटलायर को। दैट्स इट। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, नवीद अरशद है, आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंस्ट्रक्टर। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ये है कि हम किसी भी शीट के फॉर्मूलाज को किस तरीके से ऑडिट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक इनकम स्टेटमेंट है बनी हुई, सैम्पल इनकम स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको इसके ऊपर कुछ फार्मूलाज भी अप्लाई किए हुए नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इस शीट में से हमें कैसे पता चलेगा कि किस सेल पे फॉर्मूला लगा हुआ है और किस सेल पे फॉर्मूला नहीं लगा हुआ, सिर्फ डेटा मौजूद है उसके अंदर। तो पहला तरीका तो ये है कि जी मैं हर सेल के ऊपर जाके सेलेक्ट करूं और फिर मुझे ऊपर फार्मूला बार में नज़र आए कि जी ये इसमें डेटा है या फिर इसमें फार्मूला लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से तो काफ़ी लंबा काम हो जाएगा। तो इसका शॉर्टकट क्या हो सकता है? इसका शॉर्टकट ये एक सिंबल है। इस सिंबल को क्या कहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट तरीके से यूज़ होता है ये। इसको मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। बट ये सिंबल जनरली जो न्यूमेरिक की 1 है उसके लेफ्ट हैंड साइड वाला बटन ये होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इस सिंबल को यूज़ करते हुए हम कैसे ये पता लगा सकते हैं कि हमारी शीट में किस सेल में फॉर्मूला है और किस सेल में फॉर्मूला नहीं है। तो कंट्रोल के साथ ये जो न्यूमेरिक की 1 है इसके बराबर वाला बटन मैं प्रेस करता हूँ और ये मेरे पास मैजिक हो गया और मेरे पास तमाम फार्मूलाज नज़र आ गए शीट के अंदर। तो एक तो तरीका ये है कि जी यहाँ से मैं तमाम फार्मूलाज देख सकता हूँ क्विकली कि मेरे पास किस सेल में क्या फार्मूला लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, और अगर मैं इस शीट को प्रिंट करूँगा तो ये विथ फार्मूलाज प्रिंट भी हो जाएगी शीट। अच्छा, मैं दोबारा कंट्रोल के साथ वो बटन प्रेस करूँगा तो फार्मूलाज मेरे पास से गायब हो जाएंगे। अच्छा, इसका एक और तरीका है ये कि मैं जाता हूँ फार्मूला की टैब के अंदर और यहाँ पे मेरे पास नज़र आ रहा है एक बटन शो फार्मूला का। इसको मैं प्रेस करता हूँ तो वही फंक्शन एक्टिव हो जाएगा और मेरे पास फार्मूलाज नज़र आने लग जाएंगे इंस्टीड ऑफ वैल्यूज सेल के अंदर। ठीक है, अच्छा उसके बाद
दो चीज़ें और आपसे डिस्कस करनी है। एक तो ये कि जी मैं अगर देखना चाहूँ कि मेरे किसी सेल के अंदर जो वैल्यू है वो किस प्रीवियसली सेल के साथ कनेक्टेड है, या जो मेरे सेल की वैल्यू है वो फर्दर आगे किन सेल के साथ कनेक्टेड है विथ फार्मूला। तो अब जैसे मिसाल के तौर पे मैंने F6 को सिलेक्ट किया हुआ है और मैं प्रेस करता हूँ ट्रेस डिपेंडेंट, तो मुझे ये पता चल गया कि ये मेरी 120 जो वैल्यू है F6 की, ये फर्दर आगे यूज़ हो रही है F11 सेल में। मैं इसको दोबारा प्रेस करूंगा तो पता ये चला कि जो F11 सेल की वैल्यू है वो आगे यूज़ हो रही है F13, देन फिर आगे F14 में। मैं इसको दोबारा प्रेस करूंगा तो उसने पूरी की पूरी उसकी कंटिन्यूटी मुझे बता दी कि जी ये वैल्यू सेल मेरे पास आगे कहाँ कहाँ कनेक्टेड है, कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। अच्छा, इसी तरीके से इसका कनेक्शन प्रीवियसली कहाँ-कहाँ था, उसके लिए मैं ये ऊपर वाला बटन यूज़ करूँगा। तो इसने मुझे बता दिया कि जी जो आपका सेल है F6, इसमें जो वैल्यू आ रही है वो बेसिकली F3, F4 और F5 से आ रही है। इसको मैं फर्दर प्रेस करूँगा तो इसका पीछे कोई और फर्दर कनेक्शन नहीं है मौजूद। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं किसी भी सेल की वैल्यू को कि वो बेसिकली कहाँ-कहाँ यूज़ हो रही है आगे, और प्रीवियसली कहाँ यूज़ हुई थी वैल्यू। अच्छा, एक और तरीका है या एक और आप कह लें कि टूल है जिससे हम इवेल्युएट करते हैं फार्मूला को। वो बेसिकली ये बटन है, आपको नज़र आ रहा होगा इवेल्युएट फार्मूला का। ये ऑप्शन क्या करता है कि आपने किसी भी फार्मूला को सेलेक्ट कर लिया, कोई थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फार्मूला अगर हम देख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ से शो फार्मूला करते हैं ताकि हमें फार्मूला नज़र आ जाए। और मैंने सेलेक्ट कर लिया, इतने ख़ास कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज हैं नहीं इसके अंदर। लेट्स से कि जी मैंने इस फार्मूला को सिलेक्ट कर लिया, मैं गया इवेल्युएट फार्मूला के ऊपर। तो अब अगर मेरे पास कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही बड़ा फार्मूला लगा हुआ है और मैं उसको स्टेप बाय स्टेप इवेल्युएट करना चाह रहा हूँ कि जी एक्सेल उसको किस तरीके से सॉल्व कर रहा है, तो यहाँ से मैं इवेल्युएट कर सकता हूँ। और अगर लेट्स से कि जी मुझे डिज़ायर वैल्यू नहीं मिल रही उस फार्मूला को यूज़ करते हुए, तो मुझे इस ऑप्शन से पता चल जाएगा कि एक्सेल किस स्टेज पे आके गलती कर रहा है, या हम फार्मूला को सही नहीं लगा रहे हैं, एक्सेल को समझा नहीं पा रहे हैं कि जी उसने क्या कैलकुलेशन करनी है। तो लेट्स से कि जी अगर मैं इसको इवेल्युएट करता हूँ तो सबसे पहले एक्सेल ने एक मिनट जी दोबारा चलते हैं। सबसे पहले एक्सेल ने ये देखा कि जो C10 है इसकी वैल्यू क्या है, तो जी इसकी वैल्यू है 0.06। सेकंड स्टेज के ऊपर अगर मैं दोबारा इवेल्युएट का बटन प्रेस करता हूं तो एक्सेल ये देखेगा कि जो एवरेज है E24 से लेके F24 तक का, उसकी वैल्यू क्या है। थर्ड स्टेज के ऊपर एक्सेल इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेगा। तो बेसिकली जो ये फॉर्मूला है वो 3 स्टेजेस के अंदर जाके काम कर रहा है। तो हर स्टेज के ऊपर एक्सेल उसको किस तरीके से कैलकुलेट कर रहा है वो हमें पता चल गया। और जो बहुत कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज होते हैं जिसका आंसर अगर सही नहीं आ रहा होता या फिर हमें डाउट होता है कि इसमें कहीं गलती हुई है, तो उसको हम इस तरीके से इवेल्युएट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अच्छा, ये चीज़ हमने प्रीवियसली भी डिस्कस की थी, बट यहाँ पे हम दोबारा इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक डमी डेटा मौजूद है और हम बात कर रहे हैं किसी रेंज को नेम देने के हवाले से, और उस नेम को फॉर्मूला में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास ये डेटा मौजूद है सारा का सारा, लाइक 450 के करीब हैं ये नंबर्स जो मेरे पास मौजूद हैं। इन सबको मैं एक नाम दे देता हूँ। मैं कहता हूँ कि जी ये है मेरे पास रेवेन्यू, ठीक है। और अब यहाँ पे मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है सम का। तो एक तो तरीका वही होता कि जी मैं इस पूरी की पूरी रेंज को सेलेक्ट करता और देन ये फार्मूला मेरे पास यहाँ पे अप्लाई हो जाता। सेकंड तरीका ये है कि जी मैंने इसको कहा कि जी रेवेन्यू, मैंने जिस रेंज को नाम दिया है उस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लो। मैं उसको सिर्फ रेवेन्यू बोलूँगा, पूरी रेंज का मैं आपको नहीं बताऊँगा। ब्रैकेट क्लोज, और ये मेरे पास फार्मूला अप्लाई हो गया। अच्छा, इसी तरीके से मुझे अगर एवरेज निकालना है तो भी मुझे इसको पूरी रेंज देने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपल जो मैंने नाम दिया था इस रेंज को, मैं उसको नाम बताऊंगा एक्सेल को, और मैं ये फार्मूला अप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास एवरेज का फार्मूला भी बड़ा क्विकली लग गया।
अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर अगर हम आए तो वो है बेसिकली कमेंट्स के हवाले से। हम किसी भी सेल में कोई भी कमेंट दे सकते हैं, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं अगर हम देना चाहें तो। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जी इस जनवरी के सेल में मैं एक कमेंट ऐड करता हूँ, और ये कमेंट कौन ऐड कर रहा है, उसने ऑटोमेटिकली ऊपर नाम दे दिया कि जी नवीद अरशद ये कमेंट ऐड कर रहे हैं। और मैं मिसाल के तौर पे कह देता हूँ कि जी ये इसका जो ईयर है वो है 2020। ठीक हो गया, ये कमेंट ऐड हो गया इसके अंदर। अब मेरा कर्सर जब इस सेल के ऊपर आएगा तो ये कमेंट पॉपअप हो जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि इस सेल में एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है दी हुई। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि ये कमेंट यहाँ पे लाइक के शो हो जाए। तो यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके मैंने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया शो कमेंट्स का। ये कमेंट अब मेरे पास हाइड नहीं हो रहा है। अच्छा, इस कमेंट को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जी ये कमेंट जो है वो हाइड हो जाए। दोबारा मैं राइट क्लिक करूंगा, ऑप्शंस में जाके हाइड कर दूंगा, कमेंट मेरा हाइड हो गया। ठीक है। अच्छा, एक और ऑप्शन जो आपसे डिस्कस करना है कि ये तो कमेंट्स के अंदर हमने टेक्स्ट लिया है, ठीक है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि कमेंट्स के अंदर कोई पिक्चर आ जाए, जैसे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये पिक्चर कैसे आएगी कमेंट्स के अंदर? तो उसके लिए सबसे पहले मुझे इस कमेंट को शो करवाना पड़ेगा। मैं इस कमेंट को सेलेक्ट करूंगा। जब इस कमेंट की एजिस के ऊपर जाके मैं क्लिक करूंगा राइट, तो मेरे पास इस कमेंट को फॉर्मेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। जब मैं इसको प्रेस करूंगा तो मेरे पास एक पॉपअप विंडो खुल जाएगी, जिसमें मेरे पास ऑप्शन है कलर्स एंड लाइंस का। अच्छा, इसमें जाके जब मैं कलर को सिलेक्ट करता हूं तो मैं चला जाता हूं मोर कलर्स के अंदर। एक मिनट जी। सॉरी, फिल इफेक्ट्स के अंदर। तो फिल इफेक्ट्स के अंदर मेरे पास ग्रेडियंट्स आ रहे हैं, टेक्सचर आ रहा है, पैटर्न आ रहा है, और पिक्चर भी आ रहा है। यहाँ पे जाके अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ अपने लाइक लैपटॉप से या डेस्कटॉप से कोई भी पिक्चर, तो वो पिक्चर यहाँ पे मेरे पास अपडेट हो जाएगी इस कमेंट बॉक्स के अंदर। तो ये तो तरीका था कमेंट के अंदर अगर हमने कोई पिक्चर अपडेट करनी है तो वो किस तरीके से की जा सकती है। दैट्स इट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, नवीद अरशद है, आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्रेनर। आज हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्मूलाज को अप्लाई करते हुए किस तरह के एरर्स आते हैं, और उन एरर का पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है और रीज़न क्या है उस एरर के पीछे। यहाँ पे कुछ हम एग्जाम्पल्स देख रहे हैं जो हमें फॉर्मूला अप्लाई करते हुए अगर कोई एरर आ जाए तो इस तरह की कोई ना कोई वैल्यू शो हो रही होती है हमारे पास। तो हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि यार वैल्यू कौन सी किस वजह से आ रही होती है। तो ये जो सबसे पहले वाली वैल्यू है ये इस वजह से आती है कि अगर आप किसी लाइक नंबर को, किसी चीज़ को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे इसकी एग्जांपल भी मौजूद है। इन दो सेल्स को आपस में मैंने डिवाइड किया हुआ है, दोनों में कोई वैल्यू नहीं है, तो उसने ये एरर दे दिया। ये जो नेक्स्ट एरर है ये बेसिकली नॉट अवेलेबल का है। जब कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं होती है, आप किसी एम्प्टी सेल को यूज़ कर लेते हैं किसी फार्मूला के अंदर, तो ये वैल्यू आ जाती है। या फिर आपने कोई ऐसा फार्मूला कॉल करवाया जिससे अगर आप कोई लुकअप करवा रहे हैं किसी वैल्यू को और वहाँ पे वैल्यू मौजूद नहीं है, तो भी ये नॉट अवेलेबल का फार्मूला आ जाता है। अच्छा, ये जो नेक्स्ट एरर आपके पास आ रहा है नम का, ये इस वजह से आता है कि आपने न्यूमेरिक वैल्यू किसी फार्मूला में इंटर करी है लेकिन वो गलत वैल्यू इंटर कर दी है। इससे जो नेक्स्ट आपके पास एरर नज़र आ रहा है वैल्यू का, इस वजह से आ रहा है कि बाज़ जगह पे अगर आपने टेक्स्ट ले लिया है इंस्टीड ऑफ नंबर्स, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर आपके पास सेल के अंदर जो डेटा है वो सही फॉर्मेट में नहीं होगा तो उसमें एरर आ सकता है। मिसाल के तौर पे कि जी आपने नंबर के बजाय टेक्स्ट ले लिया है, या फिर आपके पास नंबर तो नज़र आ रहा है सेल के अंदर लेकिन उसका फॉर्मेट नंबर वाला नहीं है, उसका फॉर्मेट जो है वो टेक्स्ट फॉर्मेट है, तब भी ये एरर आ सकता है वैल्यू का। अच्छा, जो नेक्स्ट आपके पास
एरर आ रहा है वो आ रहा है रेफरेंस। लाइक आपने कुछ फॉर्मूला ऐसा लगाया जिसके अंदर रेफरेंस ही उसको नहीं मिल रहा है एक्सेल को, तो वो ये एरर दे देगा। अच्छा, इससे जो नेक्स्ट फार्मूला है, एरर है बेसिकली, वो इस वजह से आता है कि आप अगर उसको कुछ इस तरह की वैल्यू दे दें जिसको रिकग्नाइज ना कर सके एक्सेल। और जो लास्ट में आपको एरर नज़र आ रहा है, वो एरर जनरली इस वजह से आता है कि आपके पास जो डेटा है उसकी लेंथ ज़्यादा है और आपने जो सेल की विड्थ है वो उस लेंथ से कम रखी हुई है। अब इसका बड़ा आसान सोल्यूशन ये होता है कि आप ऊपर जाएं सेल के ऊपर, और जब आपके पास ये सिंबल जो एरो दो तरफ को निकले हुए नज़र आ रहा है, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली इसकी विड्थ को वो एडजस्ट कर देगा अकॉर्डिंग टू द डेटा लेंथ। तो क्योंकि देखें यहाँ पे डेटा की लेंथ काफ़ी ज़्यादा थी और इसकी विड्थ अगर मैं कम करता हूँ तो ये एरर आ जाता है। अच्छा, ये जो चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करी हैं, यही चीज़ें यहाँ पे नीचे डिटेल में नोट्स की फॉर्म में मौजूद हैं आपके पास, और ये फाइल होपफुली आपको बीबीसी के प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल जाएगी फॉर योर प्रैक्टिस एंड फॉर योर नोट्स। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें डिटेल के अंदर मिल जाएंगी। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो ये है कि हमारे पास अगर कोई डेटा मौजूद है टेक्स्ट की फॉर्म में किसी एक कॉलम के अंदर, और हम उसको मल्टीपल कॉलम्स के अंदर कन्वर्ट करना चाहें, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए हम जाएंगे डेटा के रिबन के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है टेक्स्ट टू कॉलम। अच्छा, अब सबसे पहले तो हम इसको टेक्स्ट टू कॉलम के अंदर कन्वर्ट करवा के देखते हैं कि जी हमारे पास यहाँ पे क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। हम इसको क्लिक करते हैं। अच्छा, क्लिक करने से पहले सबसे पहले मेक श्योर कि आपने उस डेटा को सिलेक्ट किया हुआ हो जिसको आपको डिफरेंट कॉलम्स में कन्वर्ट करवाना है। अच्छा, एक ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है फिक्स विथ का। अच्छा, फिक्स विथ को अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट एरोज आ गए हैं जिसके ज़रिए मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि जी मुझे इसको कितने लाइक कॉलम्स के अंदर कन्वर्ट करवाना है और किस लेंथ के बाद मुझे इसको कन्वर्ट करवा देना है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि डेट एक कॉलम के अंदर आए, टाइम एक कॉलम के अंदर आए, लेकिन मैं चाहता हूँ टाइम के साथ जो पीएम है वो टाइम के साथ ही आए, वो पीएम एएम अलग कॉलम के अंदर ना जाए। तो मैंने अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लिया। मेरे पास एक क्विक प्रीव्यू आ गया। नेक्स्ट करके अगर इसको फिनिश कर देता हूँ तो ये मेरे पास ऑटोमेटिकली डेट और टाइम दो अलग कॉलम में आ गई। जैसा भी आपने देखा, आपको ये एरर यहाँ पे नज़र आया था जो हमने पीछे डिस्कस किया है। तो ये क्योंकि इसकी विड्थ कम थी और जो लेंथ है डेटा की वो ज़्यादा थी, तो ये टेक्स्ट टू कॉलम कन्वर्ट करवाने का शॉर्टकट मैंने आपको बताया। अच्छा, अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर हम एक देख लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक लेजर मौजूद है पीडीएफ की फॉर्म में। यहाँ से मिसाल के तौर पे जी मैंने एक डेटा को किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद जब मैं एक्सेल के ऊपर आके इस डेटा को पेस्ट करता हूँ तो ये डेटा मेरे पास कुछ इस फॉर्म में पेस्ट होता है। ठीक है, ये डेटा मेरे पास डिफरेंट कॉलम्स की फॉर्म में पेस्ट नहीं हो रहा। अच्छा, मैं अगर यहाँ से ऑप्शंस देखता हूँ तो मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं आ रहा कि जी इस डेटा को मैं किस तरीके से सही कर सकता हूँ, कॉलम्स की फॉर्म में लेकर आ सकता हूँ। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि यहाँ से मैं इसको मैनुअल टाइप करूँ सारा का सारा, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब अगर हमें इसको करेक्ट करना है तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन। अच्छा, टेक्स्ट टू कॉलम के ऑप्शन के अंदर अगर हम जाएं तो यहाँ पे इसने हमें बड़ा स्मार्टली सजेस्ट कर दिया कि जी मैं इसको टेक्स्ट टू कॉलम में इस तरीके से कन्वर्ट कर देता हूँ, और ये हमारा डेटा कन्वर्ट हो गया टेक्स्ट टू कॉलम में। प्रेजेंटेबल भी हो गया। इसके ऊपर हम डिफरेंट एनालिसिस भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी भी इस डेटा के अंदर एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं वो वैल्यूज़ उसने कॉलम्स के अंदर कन्वर्ट नहीं की। अच्छा, ये कौन सी वैल्यूज़ हैं? मैं दोबारा अगर अपनी इस शीट में जाता हूँ तो ये वैल्यूज़ हैं। एक मेरे पास अमाउंट यहाँ पर आ रहा है और उसका टोटल मेरे पास यहाँ पर आ रहा है लेजर में। ऊपर से मैं नहीं दिखा सकता कि ये कहाँ का लेजर है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल है जिसकी वजह से, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि जी ये दोनों टोटल होके राइट हैंड साइड वाले कॉलम के अंदर आ रहे हैं। अच्छा जी, अब हमें इसको भी कन्वर्ट करना है टेक्स्ट टू कॉलम। तो अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं
नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करूंगा बल्कि ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। अच्छा, अब मुझे इसको सेपरेट करना है थ्रू स्पेस। मुझे ये पता है कि इन दो नंबर्स के दरमियान स्पेस आ रही है। अच्छा, मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, सेमी कॉलन के थ्रू सेपरेट कर लूँ, कॉमा के थ्रू कर लूँ, स्पेस के थ्रू कर लूँ, या किसी और सिंबल या किसी और क्राइटेरिया के थ्रू मैं इसको सेपरेट कर लूँ। लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो कंडीशन है, यहाँ पे मेरे पास स्पेस है। मैं अगर स्पेस सेलेक्ट करता हूँ तो इसने ऑटोमेटिकली जहाँ पे स्पेस था वहां से इसने कन्वर्ट कर दिया एक और कॉलम के अंदर। नेक्स्ट, और ये मैंने इसको फिनिश कर दिया। तो ये जी डेटा मेरे पास टेक्स्ट टू कॉलम, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने मैंने शेयर की किस तरीके से यूजफुल है। अच्छा, नेक्स्ट जो मेरे पास टॉपिक है वो ये कि मुझे आपसे डिस्कस करना है एक्सेल के शॉर्टकट्स के बारे में। एक्सेल के बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, जो काम हम माउस के ज़रिए कर रहे होते हैं, जो काम हम ऊपर रिबन्स के ज़रिए कर रहे होते हैं, इन टैब्स के ज़रिए कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे काम हम एक्सेल के शॉर्टकट्स कीबोर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। शॉर्टकट्स कॉम्बिनेशन होता है जनरली दो या दो से ज़्यादा लाइक बटन्स का, और यहाँ पे आपके पास पूरी लिस्ट शो हो रही है जहाँ पे आपके पास शॉर्टकट की उस की से क्या एक्शन परफॉर्म होगा, और मेन्यू के अंदर उसका क्या इक्विवेलेंट मौजूद है, और ये ऑप्शन किस एक्सेल के वर्जन के अंदर अप्लाई होगा। तो ये बहुत बड़ी लिस्ट है। इसमें से आप निकाल सकते हैं कि जी आपके। अस्सलाम वालेकुम, नवीद अरशद हियर। आज के लेसन में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फॉर्मेटिंग से रिलेटेड। अच्छा, अगर हम फॉर्मेटिंग की बात करें तो किसी भी सेल के अंदर हम फॉर्मेटिंग किन किन चीज़ों की करते हैं। सबसे पहले तो ये कि आपके पास कोई भी सेल होता है उसमें कोई ना कोई डेटा होता है। लाइक मेरे पास यहाँ पे सेल है H4, और इसके अंदर मैं लेट्स से कि जी कोई भी टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ। तो अब अगर मैं इस स्पेसिफिक सेल की बात करूँ तो इसमें मेरे पास एक तो फॉर्मेटिंग हो सकती है फ़ॉन्ट की, कि मैं फ़ॉन्ट अपनी मर्ज़ी का चेंज कर लूँ। सेकंड, मेरे पास फॉर्मेटिंग हो सकती है फ़ॉन्ट के साइज़ की, मुझे साइज़ बड़ा रखना है, छोटा रखना है। थर्ड, मेरे पास इसमें फॉर्मेटिंग हो सकती है कि मुझे इस टेक्स्ट को बोल्ड करना है या अनबोल्ड करना है, इटैलिक करना है, या मुझे इसको अंडरलाइन करना है, और या मुझे इसको डबल अंडरलाइन करना है। तो ये तो कुछ फॉर्मेटिंग्स हो गई टेक्स्ट से रिलेटेड। इसके अलावा एक और फॉर्मेटिंग हो सकती है कि जी हमें बैकग्राउंड का कलर क्या चेंज करना है इस सेल का। तो यहाँ पे आपके पास होम की रिबन के अंदर ऑप्शंस आ रहे हैं थीम कलर्स के, यहाँ से आप कोई भी बैकग्राउंड का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद एक और फॉर्मेटिंग ऑप्शन होता है कि जी आपने बॉर्डर सेल के आसपास बॉर्डर आपने क्या बनाना है, कैसा बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर जनरली यूज होता है चार्ट्स वगैरह बनाने के लिए, जैसे यहाँ पे आपको एक चार्ट बना हुआ नजर आ रहा होगा। अच्छा, ये तो कुछ बेसिक चीजें थी फॉर्मेटिंग के हवाले से। इसके अलावा और क्या हो सकती है फॉर्मेटिंग? फॉर्मेटिंग ये हो सकती है कि अगर आपके पास कोई टेक्स्ट या डेटा मौजूद है सेल्स के अंदर, आपने उसको सेंटर अलाइन करना है, लेफ्ट अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, टॉप अलाइन करना है, सेंटर अलाइन या बॉटम अलाइन आपको इसको करना है। अच्छा, इसके अलावा एक और ऑप्शन भी है, यहाँ पे ये दो बटन्स आपको बने हुए नजर आ रहे हैं कि जी आपने इस डेटा को बिल्कुल राइट अलाइन नहीं कर देना, बट लेफ्ट अलाइन आपने जो सेल का बॉर्डर है उससे थोड़ा सा हटा के आपने लेकर आना है। ये आप देखें, इसको अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो ये लाइक एक अल्फाबेट जितनी जगह छोड़ के, लाइक आप कह लें कि एक स्पेस छोड़ के उस टेक्स्ट को आगे कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास फॉर्मेटिंग में एक ऑप्शन होता है सेल्स को मर्ज करने का। लेट्स से कि जी यहाँ पे मेरे पास 3 सेल्स के अंदर हेडिंग आ रही है, मैं चाहता हूँ कि ये मर्ज हो जाए, तो ये मेरे पास यहाँ पे मर्ज का ऑप्शन है मौजूद। इसके अलावा अगर मेरे पास जी कोई डेटा की लेंथ इतनी ज़्यादा है कि वो सेल के अंदर कंप्लीट नहीं आ रहा, हाइड हो रहा है, तो हमारे पास वार्प टेक्स्ट का भी एक ऑप्शन होता है, जिसको मैं अप्लाई करूँगा तो ऑटोमेटिकली सेल की जो हाइट है वो बड़ी हो जाएगी और डेटा मेरे पास वार्प होके कंप्लीट नज़र आने लग जाएगा। तो ये कुछ बेसिक ऑप्शंस थे फॉर्मेटिंग के हवाले से। अच्छा, अब हमने फॉर्मेटिंग को तो डिस्कस कर लिया। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट के अंदर अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास डिफरेंट सेल्स के अंदर डिफरेंट फॉन्ट्स हैं,
और मेरे पास अलाइनमेंट भी डिफरेंट है, लाइक कोई डेटा मेरे पास सेंटर अलाइन हुआ है, कोई डेटा मेरे पास राइट अलाइन हुआ है। और इसके अलावा मैं अगर नंबर्स के डेटा को देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास फॉन्ट भी डिफरेंट है। बाज़ जगह पे मेरे पास कॉमा लगा हुआ है, बाज़ जगह पे मेरे पास करेंसी के अंदर डेटा शो हो रहा है न्यूमेरिक। अच्छा, मैं अब ये चाहता हूँ कि इन सब का फॉर्मेट एक जैसा हो जाए। एक तो तरीका ये है कि जी मैं एक-एक करके फॉर्मेट चेंज करता जाऊँ इन ऑप्शंस के अंदर जाके, ठीक है? और दूसरा तरीका ये है कि मेरे पास जो फर्स्ट रॉ नज़र आ रही है, इस रॉ के अंदर मैं अपना डिज़ायर फॉर्मेट कर लूँ कन्वर्ट। लाइक मैं कहता हूँ कि जी मुझे इन नंबर्स के साथ कॉमा चाहिए और डेसिमल के बाद मुझे कोई ज़ीरो नहीं चाहिए। और मैं कहता हूँ कि जी इसको मैं थोड़ा-सा फ़ॉन्ट को बड़ा कर लेता हूँ। तो ये जो मेरे पास कॉलम नंबर रॉ नंबर 2 के अंदर जो डेटा है, ये मेरा डिज़ायर्ड डेटा है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि नीचे वाला तमाम डेटा ऐसा हो जाए, तो इसके लिए एक ऑप्शन होता है फॉर्मेट पेंटर का। जो आपका डिज़ायर फॉर्मेट है, उन सेल्स को आप सिलेक्ट करें, फॉर्मेट पेंटर का बटन प्रेस करें और ये देखें कि मेरे कर्सर के साथ एक ब्रश शो हो रहा है। जब ये ब्रश शो होने लग जाए, तो आपने उन तमाम सेल्स को सिलेक्ट करना है जिन सेल्स को आप ये फॉर्मेट कन्वर्ट करना चाहते हैं। सेलेक्ट करके जैसे ही आप छोड़ेंगे माउस को, तो आप ये देखेंगे कि ये तमाम नीचे वाले सेल्स उस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गए जिस फॉर्मेट को मैंने सेलेक्ट किया था। तो ये बड़ा हैंडी किस्म का टूल है, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, फॉर्मेट पेंटर। अच्छा, नेक्स्ट एक ऑप्शन आपसे डिस्कस करता हूँ। देखें यहाँ पे हमारे पास एक चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट के अंदर जो सेल की विड्थ है वो बड़ी डिफरेंट है। लाइक इस ये बहुत ज़्यादा विड्थ है इसकी। जो D2 है ये मेरे पास कम है और मैं अगर A2 को देखता हूँ तो A2 की विड्थ बहुत ज़्यादा कम है। A2 के अंदर जो डेटा है मुझे वो भी कंप्लीट नज़र नहीं आ रहा कि जी वो डेटा मेरा छुप रहा है। अच्छा, अब एक तरीका तो ये होता है कि जी मैं एक-एक सेल को पकड़ के इसकी विड्थ को चेंज करूँ, ठीक है? अच्छा, अब मेरे पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कॉलम्स हों या रॉज़ हों, तो मैं एक-एक को चेंज नहीं कर सकता, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसका एक शॉर्टकट आप कह लें या सॉल्यूशन कह लें, वो ये है कि जी मैं इन तमाम जो कॉलम्स हैं, इनको ऊपर से एक साथ पकड़ लेता हूँ। अच्छा, इसको पकड़ने का तरीका ये है कि जब मैं अपना कर्सर को लेके जाता हूँ इस ए के ऊपर, तो मेरे पास ये एरो बना हुआ नज़र आ जाता है। जब एरो बना हुआ नज़र आए, तो जी आपने राइट क्लिक को प्रेस करना है और देन आपने इसको सब कॉलम्स को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जब आप कर्सर को लेके जाएंगे किसी भी दो अल्फ़ाबेट्स के दरमियान वाली बॉर्डर लाइन पे, तो आपके पास ये कर्सर चेंज हो जाएगा और टू वे एरो आपको नज़र आने लग जाएगा विद अ लाइन इन सेंटर। तो आपने डबल क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा डेटा की लेंथ के हिसाब से। अच्छा, ये इसने बहुत ज़्यादा विड्थ इसलिए कर दी है कि डेफ़िनेटली कोई डेटा ऐसा है जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। लाइक मेरे पास यहाँ पे डेटा आ रहा है जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है A31, तो इसने इसको देखते हुए इनकी लेंथ बहुत ज़्यादा कर दी। अब मैं अगर इस डेटा को डिलीट कर देता हूँ और दोबारा इसी ऑप्शंस को मैं यूज़ करता हूँ, तो आप देखिएगा कि ये इसने इसकी लेंथ कम कर दी और इसने नीचे से कोई डेटा देखा है जिसकी लेंथ मैक्सिमम थी, उसके हिसाब से इसने एक्सेल ने इसकी विड्थ को सेट कर दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑप्शन जो आपसे डिस्कस करना था वो है बॉर्डर्स के हवाले से। उसके लिए हम दोबारा जो पीछे वाली शीट है इसके ऊपर आ जाते हैं। देखिए जी, अगर यहाँ से मैं तमाम बॉर्डर्स को रिमूव कर देता हूँ तो डेटा की प्रेजेंटेशन बड़ी अजीब सी हो जाती है। डेटा को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए जो है वो बॉर्डर्स का यूज़ किया जाता है। बॉर्डर से आप डिफरेंट टाइप के चार्ट्स बना सकते हैं। लाइक यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है बॉर्डर्स का, जहाँ से आपने अगर कोई सेलेक्टेड एरिया की टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, लाइक आपने बॉर्डर जो सिलेक्टेड एरिया है सिर्फ आपने अगर एक लाइन ड्रॉ करनी है तो वो आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक मैं बॉटम बॉर्डर सेलेक्ट करता हूँ तो इसने सिर्फ सिलेक्टेड एरिया के नीचे एक रॉ ड्रॉ कर दी। और अगर मैं चाहता हूँ कि जी पूरा बॉर्डर बन जाए तो मैं ऑल बॉर्डर सेलेक्ट कर लूंगा, तो ये मेरे पास कंप्लीट बॉर्डर बन गया उन सेल्स के अंदर जिनको मैंने सेलेक्ट किया था। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर्स की फर्दर कस्टमाइजेशन करूँ, तो उसके लिए यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है मैनुअल बॉर्डर्स को ड्रॉ करने का, जिसके लिए मैं पहले लाइन का कलर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, लाइन का स्टाइल भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और उसके बाद मैं मैनुअली बॉर्डर ड्रॉ कर सकता हूँ। लाइक ये मैंने यहाँ पे बॉर्डर ड्रॉ करना शुरू किया। तो इस तरीके से आप मैनुअली बॉर्डर अगर ड्रॉ करना चाहें
कोई डिज़ायर फॉर्मेट के अंदर, तो आप वो भी ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको लाइक बॉर्डर ड्रॉ करने का एक और ऑप्शन है, वो भी आपसे मैं डिस्कस करता हूँ कि जी आप राइट क्लिक करें, नहीं पहले सबसे पहले आप उन सेल्स को सेलेक्ट कर लें जहाँ पे आपने बॉर्डर बनाना है। राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल्स में जाएं, आपके पास एक विंडो खुल जाएगी। इस विंडो के अंदर बॉर्डर्स का एक ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास लाइन के स्टाइल्स आ रहे हैं कि जी आपने किस तरह की लाइन रखनी है। आपने कोई भी लाइन सेलेक्ट कर ली, देन आपके पास कलर्स के ऑप्शंस आ रहे हैं, आपने कलर सेलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शंस आ रहे हैं कि जी आपको इसको अप्लाई किस तरीके से करना है। लाइक मैं कहता हूँ कि जी जो साइड वाले बॉर्डर्स हैं वो वैसे रहे, मैं सिर्फ इन साइड में इसको अप्लाई कर दूँ। ये अप्लाई करके मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास बॉर्डर्स चेंज हो गए जो मैंने सेलेक्ट किए थे। ऑल्दो बड़ा बुरा लग रहा है ये, बट ये जो भी हमने सेलेक्ट किया था वो अप्लाई हो गया है। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ है, इसमें बहरहाल डिफरेंट टाइप के बॉर्डर्स बने हुए हैं कि हम इनको कैसे बना सकते हैं। तो आप अगर इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे, लाइक मैं यहाँ पे इसको बॉर्डर को बना के दिखाता हूँ जो सैम्पल बॉर्डर साइड पे बना हुआ है। फॉर्मेट सेल में मैं गया, सेल में जाने के बाद यहाँ पे मेरे पास ये डबल लाइन सेलेक्टेड है, डबल लाइन को मैंने सेलेक्ट किया और इस आउटलाइन के ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओके, ये मेरे पास यहाँ पे बॉर्डर इसी तरीके से कॉपी हो गया। अच्छा, बाकी सब तो आसान है, इसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करते। लाइक हम इसको देख लेते हैं कि जी डायगोनल के अंदर बॉर्डर कैसे बन रहा है। तो डायगोनल में बॉर्डर बनाने के लिए भी यहीं पे ऑप्शन आपके पास एक आ रहा है, ये वाला। तो अगर आप अपनी डिजायर्ड लाइन को सिलेक्ट करके इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डायगोनल लाइन भी बन जाएगी। ये देखें जी, इस तरीके से आप इस पूरे बॉर्डर को कंप्लीट करके बना सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ जो आपसे डिस्कस करनी है वो ये है कि लाइक जो डिज़ायर फॉर्मेट होता है डेटा का, आपने कोशिश ये करनी है कि आपने उस फॉर्मेट के अंदर ही डेटा को रखना है ताकि वो प्रेजेंटेबल भी हो। लाइक मैं अगर डेट की बात करता हूँ तो ये मेरे पास डेट के फॉर्मेट के अंदर है मौजूद। अच्छा, यहाँ पे मैं एक डेट और लिख लेता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, मैंने देखे यहाँ पे डेट एंटर करी बट ये मुझे टाइम दिखा रहा है। ठीक है। अच्छा, मैं एक काम और करता हूँ कि मैं यहाँ पे भी एक डेट एंटर कर लेता हूँ। लाइक मैं डेट एंटर नहीं करता, मैं यहाँ पे एक टाइम एंटर करता हूँ। ठीक है। अब ये देखें, मैंने यहाँ पे टाइम एंटर किया बट ये मुझे करेंसी दिखा रहा है। दैट्स मीन कि इन सेल का फॉर्मेट, इस सेल का फॉर्मेट जो E2 है वो टाइम में हुआ है और F2 का फॉर्मेट करेंसी में हुआ है। अच्छा, इनके अगर मैं फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ तो देखें जो डेटा मैंने यहाँ पे टाइप करना चाहा, इस अब एक्सेल उस डेटा को उसी तरीके से दिखता। अच्छा, अगर आपने डेटा को उसी फॉर्मेट में रखा हुआ है, जिस फॉर्मेट में डेटा है, लाइक डेट अगर है तो आपने उसको एक्सेल में डेट के फॉर्मेट के अंदर ही रखा हुआ है, तो आप जब उसके ऊपर फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और अगर आपने उसको डिजायर फॉर्मेट में नहीं रखा हुआ तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। लाइक ये देखिए, इन दोनों डेट्स का मैंने डिफरेंस लिया तो इसमें 5 दिन का डिफरेंस है और डिफरेंस आ गया मेरे पास 5। ठीक है। अच्छा, थोड़ा-सा एक्सप्लोर कर लेते हैं कि डेट को हम किस-किस फॉर्मेट में रख सकते हैं, टाइम को हम किस-किस फॉर्मेट में रख सकते हैं। एक तो ये मेरे पास ऑप्शन ऊपर रिबन में नज़र आ रहा है, क्विक, कि अगर मुझे डेटा को किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। और एक मेरे पास डिटेल ऑप्शन नज़र आता है कि जी मैं किसी सेल को सिलेक्ट करके राइट राइट क्लिक करता हूँ और मैं चला जाता हूँ फॉर्मेट सेल में। मेरे पास एक विंडो पॉपअप खुल जाती है। इस विंडो के अंदर मेरे पास जो नंबर वाली रिबन के अंदर विंडो है, इसके अंदर मेरे पास डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं कि मेरा जो डेटा है वो किस कैटेगरी का मैंने सेलेक्ट करना है। एक मेरे पास जर्नल ऑप्शन है। जर्नल ऑप्शन के अंदर ये होता है कि जी आप जो भी टाइप करते हैं उसको एज अ जनरल एक्सेल लेता है, उसको किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं करता। सेकंड ऑप्शन मेरे पास नंबर का है। अच्छा, नंबर में अगर मैं जाता हूँ तो नंबर में मेरे पास कुछ फर्दर ऑप्शंस हैं अंदर। पहला ऑप्शन तो ये है, अच्छा ये देखिए, मैंने जिस सेल को सेलेक्ट किया हुआ है उसका सैंपल डेटा कन्वर्ट होने के बाद कैसा आएगा वो यहाँ पे शो कर रहा है इस विंडो के अंदर। अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं डेसिमल प्लेस कितने रखना चाहता हूँ अगर मैं नंबर का फॉर्मेट सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेकंड ऑप्शन मेरे पास ये है कि जी अगर मेरे पास नेगेटिव नंबर है तो उस नेगेटिव नंबर के साथ मैं नेगेटिव साइन चाहता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि नेगेटिव नंबर रेड कलर में कन्वर्ट हो जाए, या मैं ये चाहता हूँ कि जी नेगेटिव नंबर के आसपास ब्रैकेट लग जाए, या
नेगेटिव नंबर रेड कलर में ब्रैकेट के अंदर आ जाए। अच्छा, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेते हैं, लाइक कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोई नेगेटिव नंबर, ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मेट अगर हम चेंज करते हैं तो हमारे पास एक ये ऑप्शन है, देखें ये यहाँ पे सैंपल में मेरे पास नज़र आ रहा है। अच्छा, डेसिमल पॉइंट हम 0 कर देते हैं और लाइक इसको अप्लाई कर देते हैं। तो अब आप ये देखें कि जी अगर मेरे पास नंबर पॉजिटिव होगा तो वो ब्लैक में आएगा, और अगर मेरे पास नंबर नेगेटिव होगा तो वो ऑटोमेटिकली रेड ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। अच्छा, अब हम डेट की बात कर रहे थे, तो डेट के ज़रा सा फॉर्मेट्स को फर्दर एक्सप्लोर कर लेते हैं। अच्छा, एक तो सैंपल डेट मेरे पास ये आ रही है कि सिंपल मैंने जो है वो लाइक मंथ लिखा हुआ है, देन फिर मेरे पास डेट आ रही है और फिर मेरे पास ईयर आ रहा है। इसके साथ अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो मेरे पास डे भी ऐड हो जाएगा और जो मंथ है वो टेक्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। देन उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जी मेरे पास जो है वो सिंपल 2 डिजिट डेट आए, मेरे पास ईयर ना आए, तो आप ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आप नीचे जाएँगे, आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएँगे जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन ये भी आ रहा है कि जी डेट भी आ जाए और उसके साथ टाइम भी आ जाए। ये देखिए जी। अच्छा, अगर हम टाइम के फॉर्मेट की बात करते हैं, तो टाइम के फॉर्मेट के अंदर आपके पास हॉर और मिनट, और अगर आपको एएम पीएम चाहिए वो भी आ जाएगा, और अगर आपको सेकंड्स चाहिए लॉन्ग टाइम तो आपके पास वो भी आ जाएगा, और आप इसको फर्दर कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो इसमें आपको डिटेल्ड ऑप्शंस मिल जाएंगे कि जी डेटा को आपने किस कैटेगरी के अंदर रखना है, लाइक आपने इसको अकाउंटिंग के कैटेगरी में रखना है, परसेंटेज में रखना है, फ्रैक्शन में रखना है, या करेंसी के किसी फॉर्मेट में रखना है। और करेंसी के अंदर अगर आपने रखना है तो आपने करेंसी का सिंबल क्या देना है, आपने पीकेआर देना है, डॉलर देना है, पाउंड देना है, आपने क्या सिंबल देना है, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं इसको। अच्छा, एक और चीज़ ये कि मोस्टली ऐसा होता है कि जी हम सेल्स को मर्ज कर देते हैं। मर्ज सेल के अंदर कुछ फार्मूलाज अप्लाई नहीं होते, तो कोशिश ये करें कि आप जो भी फॉर्मेट डिज़ाइन करें उसमें मर्ज का ऑप्शन कम से कम यूज़ करें। कम से कम इस वजह से यूज़ करने की बात कर रहा हूँ कि प्रेजेंटेशन आप विदाउट मर्ज सेल भी ऐसी दे सकते हैं जैसी मर्ज सेल में शो हो रही होती है। जैसे आपके पास सामने ये एग्जांपल नज़र आ रही है, ये 4 सेल मर्ज नहीं है, बट दिखने में ऐसे ही है जैसे ये मर्ज सेल हैं 4। तो आपने अगर कोई अपनी रिपोर्ट शीट या डेटा प्रेजेंट करना है तो आप इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं बगैर मर्ज किए हुए। तो उसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि आप कोई फ़ॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, लास्ट चीज़ जो आपसे डिस्कस करनी है वो ये कि लेट्स से कि जी आपके पास शीट के ऊपर डेटा मौजूद है काफ़ी ज़्यादा, और आप इस डेटा को एनालाइज कर रहे हैं या इस पे कोई फ़ॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, कोई रिपोर्ट बना रहे हैं, और मैं ये कहता हूँ कि जी इस डेटा को मैं देखता हूँ, लेट्स से कि जी मेरे पास यहाँ पे सेल्स अमाउंट आ रहा है जो मेरे पास कॉलम एन है। अच्छा, मैंने इसको स्क्रॉल नीचे किया तो मैं देखता हूँ कि जी हेडिंग्स तो गायब हो गई हैं। अब तो मुझे पता ही नहीं चल रहा कि जो जी रॉ है ये किस चीज़ की है, एफ रॉ किस चीज़ की है, डी रॉ किस चीज़ की है। तो अब जी इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि जी जो टॉप वाली मेरे पास लाइक रॉ है, इसको मैं फ्रीज कर दूं। इसको फ्रीज करने का तरीका क्या है? मिसाल के तौर पे कि जी मैंने A4 को फ्रीज करना है तो मैं A5 का फर्स्ट सेल सेलेक्ट कर लूंगा और मैं जाऊंगा व्यू के ऑप्शन में। व्यू के ऑप्शन में जाके फ्रीज पैनल का बटन मैं प्रेस करूंगा और इस पहले ऑप्शन को मैं सेलेक्ट कर लूंगा। ये ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया और हुआ क्या कि जी जो मेरे पास रॉ 4 थी उससे ऊपर वाली तमाम रॉज मेरे पास फ्रीज हो गई हैं और नीचे वाली रॉ स्क्रॉल करने पे मूव हो रही हैं। तो अब मैं बड़ी आसानी से देख सकता हूँ कि जी अच्छा जी ये कस्टमर्स हैं, यहाँ पे ये बिजनेस सेगमेंट है, मैं स्क्रॉल करता रहूँ लेकिन ऊपर वाले जो हेडर हैं वो मेरे पास फ्रीज हुए हैं। अच्छा, मैं अब ये चाहता हूँ कि जी ऊपर वाले हेडर तो फ्रीज हो गए, लेकिन अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करता हूँ तो ये मूव हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास जो कॉलम ए है वो भी फ्रीज हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसको अनफ्रीज करूँगा और उसके बाद जिस तरीके से जो मैंने रॉ फ्रीज करनी थी उसके नीचे वाला सेल मैंने सेलेक्ट किया था, इसी तरीके से अगर मैंने कोई कॉलम फ्रीज करना है तो उसके बराबर वाला सेल मैं सेलेक्ट करूंगा। लाइक पहले मैंने A5 सेलेक्ट किया था, अब मैं सेलेक्ट करूंगा B5। B5 सेलेक्ट करके जब मैं फ्रीज पैनल अप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास जो ऊपर वाले रॉ थी वो फ्रीज हो गई और मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड वाला कॉलम भी फ्रीज हो गया। तो मैं बड़ी आसानी से जो भी मैंने फॉर्मूलाज लगाने हैं या एनालिसिस करना है वो मैं अब कर सकता हूँ इस शीट के ऊपर विदाउट एनी कंफ्यूजन।
अच्छा जी, मैं एक और चीज़ चाहता हूँ कि मेरे पास हेडर और इसका फुटर एक साथ नज़र आए। तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि जी मैं इसको जो ज़ूम है इसका ज़ूम मैं कम कर दूँ, ज़ूम आउट कर दूँ इसको मैं। लेकिन ज़ूम आउट करने से क्या नुकसान होगा कि जी मुझे डेटा रीडेबल नहीं होगा। अच्छा जी, फिर क्या करें जी? सेकंड सॉल्यूशन इसका हमारे पास ये है कि जी हम इस स्क्रीन को स्प्लिट कर लेते हैं। स्क्रीन को स्प्लिट कैसे किया जाए? आपने जहाँ से स्क्रीन को स्प्लिट करना है आपने उस सेल को सेलेक्ट किया। सेल को सेलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन आ रहा है। आपने जैसे स्प्लिट के ऑप्शन को अप्लाई किया तो आपकी स्क्रीन वर्कशीट जो है वो दो डिफरेंट स्क्रीन्स में स्प्लिट हो गई है और उन दोनों को आप सेपरेटली स्क्रॉल कर सकते हैं। अच्छा, इस तरीके से ये कि लाइक आप उसका हेडर भी देख रहे हैं या टॉप डेटा देख रहे हैं और उसके साथ साथ जो बॉटम के ऊपर डेटा है वो दोनों आप एक साथ देख सकते हैं। अच्छा, अब ये तो दो हिस्सों में स्प्लिट हुई है, टॉप और बॉटम। अब मैं चाहता हूँ राइट और लेफ्ट स्प्लिट हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको अनस्प्लिट करूँगा और लाइक मैंने टॉप वाला वो सेल सेलेक्ट कर लिया जहाँ से मुझे दो हिस्सों में इसको स्प्लिट करना है। देन मैं दोबारा स्प्लिट का ऑप्शन अप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास राइट और लेफ्ट दो स्क्रीन्स स्प्लिट हो गई। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास चार स्क्रीन स्प्लिट हो जाएं। सिंपल कॉमन सेंस। जिस तरीके से मैंने टॉप पे एक सेल सेलेक्ट किया था स्प्लिट करते हुए और जो मैंने पहले टॉप और बॉटम स्प्लिट किया था उसके लिए मैंने सेल सेलेक्ट किया था लेफ्ट हैंड साइड वाला। तो अब मैं कोई बीच का सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ से मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन मेरे पास चार हिस्सों में स्प्लिट हो जाए और मैं स्प्लिट का ऑप्शन अप्लाई कर देता हूँ। ये देखें जी, ये चार डिफरेंट स्क्रीन्स मेरे पास बन गई हैं और अब मैं जिस भी स्क्रीन के सेल को सेलेक्ट करके स्क्रॉल करूंगा तो वो स्क्रीन्स मेरे पास स्क्रॉल हो रही होंगी और बाकी स्क्रीन्स मेरे पास स्क्रॉल नहीं हो रही होंगी। तो आज के लेसन के अंदर ये टॉपिक्स हमने कवर करने थे। दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।